बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वीकेंड का आगाज और मार्केट्स के लिए शानदार दिन। थोड़ा कंप्लेन आप कर सकते हैं कि मेरा स्टॉक नहीं चला, हो सकता है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अच्छा मूव मार्केट में, लेकिन निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी बैंक 300 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन 500 साढ़े 500 पॉइंट ऊपर है। बिल्कुल आज मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चले या कम चले। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा नेगेटिव है और IT हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहेगा। एक वीकेंड से पहले एक मार्केट में अच्छा सेशन। अच्छी बात यह है कि परसों अब एक डिस्टेंट मेमोरी जैसा लगेगा। जो परसों मार्केट में कोलैप्स आया था, अब लग रहा है कि वो मतलब एक बुरा सपना था जो बीत गया। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लार्ज कैप के दम पर मार्केट में तेजी, हालांकि मार्केट ब्रेथ कमजोर। नरम क्रूड और रुपए की मजबूती से सेंटीमेंट अच्छे। निफ्टी 170 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,200 के ऊपर। बैंक निफ्टी भी 58,500 के पार। मिड कैप में भी रौनक। इंडिया विक्स 3% फिसलकर 13 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। कच्चे तेल में गिरावट से इंडिगो ने भरी उड़ान, शेयर 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही पिरामिड 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा। वहीं CLSA की बुलिश रिपोर्ट से SBI करीब 2% मजबूत। उधर टाटा सन्स की लिस्टिंग के संभावनाओं से टाटा केमिकल 3% चढ़ा, लेकिन चांदी में गिरावट से हिंद जिंक नाल्को में करीब 3% का नुकसान। कच्चे तेल में गिरावट और ब्याज दरें ना बढ़ने की उम्मीद में ऑटो शेयरों में फर्राटा रफ्तार। करीब 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना मारुति। साथ ही महिंद्रा, मदरसन और TVS मोटर भी 4% दौड़े। ChatGPT और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। ChatGPT सेक्टर निफ्टी फाइनेंशियल्स आधे % ज्यादा ऊपर। साथ ही मजबूत चार्ज के दम पर श्रीराम फाइनेंस 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही ओबरा रियल्टी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सोना BLW में भी खरीदारी कायम। उधर स्पॉटलाइट ICICI बैंक भी 2% चला। रियल्टी, NBFCs और FMCG में भी अच्छी तेजी। करीब 1% चले तीनों सेक्टर इंडेक्स। रियल्टी में 2% चढ़े प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लोढ़ा डेवलपर्स, लेकिन मजबूत डॉलर इंडेक्स से मेटल शेयरों में लगातार दबाव। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की ट्रेड की और एक दो स्टॉक्स दिखाता हूं आपको। वो बता रहे हैं कि वाकई में वीकेंड आ गया है। सबसे पहले लेकर आइए इंटरग्लोब एविएशन, उसके बाद आप लेकर आइए यूनाइटेड स्पिरिट्स, और दो स्टॉक्स में अच्छी मूव्स हैं। वैसे कॉम्बिनेशन डोमेस्टिकली अलाउड नहीं है, लेकिन मतलब मूव्स अच्छे हैं और दोनों स्टॉक्स में। और लग रहा है आज देखकर, वो फ्राइडे अगर थर्सडे को आ जाए ना तो थोड़ी सी अलग ही फीलिंग आती है मार्केट में। खैर एनीवे, जो भी है, आई एम श्योर सबके लॉन्ग वीकेंड के प्लान होंगे, लेकिन और अगर आप मार्केट में लॉन्ग रहे तो मार्केट ने भी रिवॉर्ड किया होगा, तो अच्छे मूव्स रहे। देखिए आज क्या हुआ, सबसे पहली बात तो लार्ज कैप में रैली हुई। चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में नैरो रैली हुई है। आज की रैली की थोड़ी सी क्वालिटी पर आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कई लोग कहेंगे कि मेरे स्टॉक नहीं चले, आज मार्केट चल गया तो क्या करें। ठीक है, लेकिन अब तक तो मिड कैप स्मॉल कैप साथ दे रहे थे, अभी थोड़ा सा ब्रेथ खराब है। एक बार लेकर आइए जरा मार्केट ब्रेथ और देखें जरा किस तरीके का आज का एडवांस डिक्लाइन है, और अगली लाइन भी प्ले कर दें प्लीज़। हाँ, और ये देखिए 1250 बढ़ने वाले शेयर, करीब 1800 गिरने वाले शेयर, तो करीब 1:1.5 के करीब की मार्केट ब्रेथ है। देखिए मेरा मानना ये है कि 2 दिन ब्रेथ खराब रही है। कल भी मतलब ख़राब नहीं थी, ठीक ठाक थी। परसों काफ़ी ख़राब थी, तो 2-3 दिन हो गए ब्रेथ खराब है इसको। लेकिन अभी आप एक ट्रेंड नहीं समझ सकते, अगले हफ्ते इसका जवाब मिल जाएगा। और क्योंकि क्या होता है ना, एक सवाल यहाँ खड़ा ही होता है कि इतने सारे OFS आ रहे हैं, इतनी सारी ब्लॉक डील आ रही हैं, एक दो खराब IPO आ रहे हैं, तो कहीं इसके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो नहीं चल रहा है मार्केट का। ये एक हमेशा एक सवाल रहता है, लेकिन इसका जवाब खैर हमें अगले हफ्ते मिलेगा। आज का दिन लेकिन निफ्टी के लिए बढ़िया रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 24,250 की रेजिस्टेंस को हमने टच किया, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए उसको, उसके ऊपर आधा घंटा ट्रेड नहीं कर पाए। जो हमारा एक व्यू था कि आधा घंटा उसके ऊपर ट्रेड करे तभी और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। 250 पे जाकर रुके हैं हम एग्जैक्टली। ऑटो शेयर्स, लेकिन ऑटोज लेकर आइए आज
दमदार दिन आज ऑटोज़ के लिए। और अगर आप देखें, चाहे महिंद्रा उठा के देख लें आप, चाहे मारुति उठा के देख लें, चाहे टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, कोई भी स्टॉक उठा के देख लें, सभी ऑटो स्टॉक्स में आज शानदार मूव। और इसका मूव पर्कुलेट हुआ है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी। आप चाहे संवर्धन, मदरसन देखें या बाकी भी एक दो और ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स में देख रहा था, मदरसन वायरिंग देख रहा था, इन सब में ज़बरदस्त मोमेंटम है। 5-5, 6-6% स्टॉक ऊपर है। तकरीबन हर ऑटो एंसिलरी स्टॉक भागा है। इंटरग्लोब एविएशन, आई थिंक मैं एक चीज़ सेफली कह सकता हूँ कि CNBC आवाज़ के व्यूअर्स के लिए शायद ये पिछले 2-3 महीनों का सबसे शानदार पोजिशनल ट्रेड रहा है। 4,4100 से लगातार वन वे हमने इस पर एक बात की थी और कि अब वर्स्ट इज़ ओवर और यहाँ से अब स्टॉक चलने को तैयार है। और देखिए किस तरीके से रफ्तार का घोड़ा बना। सिर्फ मेटल्स में आज गिरावट आई जो आनी थी। हमने आपको सुबह प्रिपेयर किया था कि हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, ये सब स्टॉक्स आज गिरने चाहिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर आया और जो अंडरलाइंग मेटल्स है वहाँ गिरावट आई, तो इस वजह से ये स्टॉक्स गिरेंगे। ये सुबह भी बात हुई थी और कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को तो कम से कम कि आज मेटल स्टॉक्स गिरे। खैर, आखिरी का 1.5 घंटा आज का और इस हफ्ते का देखते हैं क्या लेकर आएगा हमारे लिए। राइट से नजरें रहेंगी कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। और सबसे बड़ी कवरेज अच्छी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर ही देख रहे होंगे। अच्छा, मार्केट पे प्रश्न पूछूं सर उससे पहले, आपका अवतार थोड़ा बदला नजर आ रहा है मुझे। सुबह मैंने आपको कोट और टाई में देखा था सर, और अभी थोड़ा कैजुअल और रिलैक्स नजर आ रहे हैं आप। नहीं, वो श्रेया वीकेंड आ गया एक्चुअली। मैं सुबह तो भूल ही गया था कि वीकेंड आ गया है ना, और वीकेंड है प्लस वीरू का बर्थडे। हालांकि वीरू ने केक या बिरयानी खिलाई नहीं हमें, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं, मैं करेंगे। ये वक्त जिस दिन भी मुंबई प्रस्थान करूंगा सबसे पहले बिरयानी लेके आऊंगा न्यूज़ रूम में, बस। चलिए ठीक है, पार्टी पेंडिंग है फिर। बिरयानी वीरू पे उधार रहेगी। और तो बिल्कुल वीकेंड का प्लान क्या है सर, लॉन्ग वीकेंड का? देखिए प्लान तो है, लेकिन प्लान है। हाँ, प्लान बस। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो ज्यादा बात यहाँ पे नहीं बढ़ाती हूँ आगे और सीधे मार्केट पर आती हूँ। मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पर, और हाई साइड से आपने जैसा कहा सर थोड़ा फिसले। हम 24,261 तक हमने हाई बनाया था, 24,250 तक आपने कहा था पहला रेजिस्टेंस, वहाँ ऊपर थोड़े गए, फिर वहाँ से फिसले। बैंक्स भी, निफ्टी बैंक्स भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, लेकिन बस एक ब्रेथ थोड़ी खराब है। अगर उसको नज़रअंदाज करके देखें तो मार्केट ठीक ही ठाक नजर आ रहा है। तो अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आपको क्लोजिंग के लिहाज से भी सर, और नेक्स्ट वीक जब हम लॉन्ग वीकेंड के बाद खोलेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम 24,130, 140 पे खुले थे श्रेया, है ना, और वहाँ से हमने एक व्यू लिया था कि एक ही रेजिस्टेंस है बस, 24,200, 250 और 250 के ऊपर टिकना चाहिए। तो करीब इंटरडे ट्रेडर को भी 100-110 पॉइंट मिले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर से नीचे भी आया है। अभी तक मार्केट ने कोई शॉर्ट नहीं क्रिएट किया, लेकिन मार्केट में अभी भी एक चीज़ क्लियर होगी, 24,250 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वहाँ पर एक दीवार है। जब तक आप 24,100 के ऊपर है तब तक ट्रेंड मजबूत है। तब तक आपका आउटलुक ये होना चाहिए कि मैं डिप्स पे बाय करूँ और 24,100 के करीब का स्टॉप लगा दूँ। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस रैली में फ्रेश पार्टिसिपेट करने का मन बनाया। जिनके पास पुराने लॉन्ग पड़े हैं उनको तो अब कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए अगर तो शानदार होगा। 24,250 के ऊपर मिल जाए तो वो फिर वीरू का बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मतलब वो बिल्कुल ही शानदार होगा, है ऐसा हो जाए तो ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक 58,500 का हमारा पहला टारगेट था। आज 58,500 का पहला टारगेट बैंक निफ्टी में हिट हुआ। इनफैक्ट 58,700 तक गए हम, तो एक शानदार मूव दिया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी भी मुझे लग रहा है कि 59,000 और 59,500 के जो टारगेट हैं वो पेंडिंग है, और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि उस तरीके के मूव आने चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ओरेकल, ठीक है। ओरेकल मतलब कल लिया था हमने, उससे पहले पिछले हफ्ते लिया था, उससे पहले एक 3 महीने पहले लिया था। एक बात बता रहा हूँ, लगातार चर्चा हुई है, और लगातार एक चर्चा ये हुई है कि अगर आपके पास एक विनर आ जाए ना इस तरीके का जो एंटी कंसेंसस हो, आईटी में कंसेंसस क्या है, शॉर्ट, ऐसे में अगर आपको एक एंटी कंसेंसस ट्रेड मिल जाए ना, उसमें बैठे रहे फिर, और सबसे ज्यादा पैसा, आप ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने कल ये सोच के बेच दिए होंगे अपने ऑप्शंस के, अरे वाह कितना भाग गया, आज वहां से 3 गुना हुए हैं ऑप्शंस। यही मजा, यही एक्सपायरी के करीब जब आप पहुंचते हैं, यही तो ऑप्शंस का सबसे ज्यादा मजा आता है ना, क्योंकि वो टाइम वैल्यू जब बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो उसी हिसाब से फिर उसमें उतने मूव्स आते हैं, ठीक है। इंटरग्लोब देखिए, यहाँ भी 4,000 से लेके 5400 की एक वन वे कमाई हुई है। तो ये आपको स्टॉक सिलेक्शन जो है ना वो मार्केट में मैटर कर रहा है। निफ्टी भले ही एक लेवल पर आकर स्ट्रगल कर रहा हो, इस मार्केट में बहुत शानदार पैसा बना है पिछले 2-3 महीने में, और
अप्रैल ऑनवर्ड्स लगातार अगर आपने लॉजिक के साथ काम किया तो बड़ा पैसा बना है। इंडेक्स के लेवल्स बता देता हूँ आपको। निफ्टी पर सपोर्ट आपका 24,050 से 24,100 है। जब तक ये जोन के ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है, और रेजिस्टेंस अब आपकी वेल डिफाइंड है 24,200 से 250। आज वहीं तक गए हम, देखिए 261 250 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अब 58,200 से 58,400 का आपका वेल एस्टैब्लिश सपोर्ट हो गया। आजकल वो 58,358 था, और रेजिस्टेंस आपके 58,800 से करीब करीब 59,000। मेरा मानना ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंडे या ट्यूसडे को वो 59,000 और 59,500 के जो पेंडिंग मूव हैं बैंक निफ्टी के शेयर वो आ जाने चाहिए, प्रोवाइडेड सब ठीक रहे। 3 दिन के वीकेंड में ट्रम्प साहब कुछ ऐसा ना कर दें, वैसे अनलाइकली है लेकिन यू नेवर नो, है ना, वो एक रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज मेरे ख्याल से मार्केट में सब ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आज का आप ऑटो इंडेक्स देखिए। देखिए मार्केट में जब ऑटो भागता है ना, मैं सच बताऊँ तो ऑटो सबसे ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सबसे ज़्यादा डेटा हमको हाई फ्रिक्वेंसी कहाँ से मिलता है? ऑटो से। हर 15 दिन में कहीं ना कहीं से वाहन का रजिस्ट्रेशन डेटा आता है, हर महीने आपके मंथली सेल्स डेटा आते हैं, रोज़ आपके मेटल प्राइसेस हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ऑटोज़ की रफ्तार मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। और अगर आप जब रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करते हैं तो रेट सेंसिटिव में सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्टर्स होते हैं, ऑटोज़ और एनबीएफसीज। बाकी बैंक्स एनबीएफसी वगैरह भी होते हैं, लेकिन ऑटो और रियल एस्टेट 2 ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वो सेंसिटिविटी होती है। इस वजह से ये 2 क्लियरली सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं, और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर बात भी हुई है कि रेट सेंसिटिव्स पर फोकस करिए। चलिए वीरू के पास चलते हैं, और बर्थडे बॉय आज के स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे बताइए जरा। बिल्कुल अनुज, थैंक्स अनुज। ये ऑटो आज जिसका आपने जिक्र किया उसी में कुछ, हालांकि जैसे कि आपने बहुत हद तक व्याख्या कर दी है कि इसमें एडवांटेज क्यों है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो इट्स एमएनएम जो कि एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ है। 2 फैक्टर हैं, एक तो जो आज का डेवलपमेंट है, दूसरी बात ये है कि ये इस जून सीरीज का सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक था अभी। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 3200 पे, जब आप इसके नीचे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, कल तक इसमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई और आज बाइंग 8.25 लाख शेयर बिल्डअप यहाँ पे हुए, तो एमएनएम पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। दूसरा एक स्टॉक दिखाऊंगा, दैट्स एल&टी फाइनेंस। एनबीएफसीज में फाइनेंस स्पेस में अगर आप देखें एल&टी फाइनेंस का चार्टिकली ये 2026 की इस पूरी ट्रैजेक्टरी से निकलने का, फॉलिंग ट्रैजेक्टरी से निकलने का एक संकेत मिल रहा है। ओवाई देखिए, हालांकि इसमें आपको रोल ओवर के भी इंप्रेशंस नजर आएंगे। 48 लाख शेयर्स, मात्र पूरी शॉर्ट कवरिंग नहीं है। आप जुलाई को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ और नजर आएगा। प्लीज़ जुलाई फ्यूचर्स भी रखिएगा। एक क्लासिकल इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर स्क्रीन पे, और जून में करीब 48 लाख शेयर का डिक्लाइन था। जरा प्लीज़ जुलाई रखिएगा। लुक एट जुलाई, 1.25 करोड़ यानी करीब 50 लाख फ्रेश शेयर बिल्डअप हुए हैं जुलाई में, यानी ह्यूज मोमेंटम में है एनबीएफसीज, और एल&टी फाइनेंस उसमें से है। और तीसरा स्टॉक रखूँगा, इसे अभी तो आप एक शायद डेड कैट बाउंस कह सकते हैं, बट 197 कम्युनिकेशन लगभग 1197 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज ये ऑलमोस्ट जून सीरीज का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक कर रहा है और सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो 3 स्टॉक्स जो हैं वो मेरी निगाहें जिस पर रहेंगी। पर अनुज, आपको क्या लगता है, हम हमेशा नया हाई, किसी जोन का हाई जो क्रिएट करते हैं वो बिना बैंक निफ्टी की लीडरशिप के नहीं करते हैं। आपने कहा ना कि जैसे कि अगर कुछ देर के लिए इंडेक्स भूल भी जाओ, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बेहद शानदार है तो आप पैसा कमाएंगे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्रूड अब 72 की ट्रैजेक्टरी में है, आपका स्टॉक सिलेक्शन प्राइमा फेसिया होना क्या चाहिए? आप जब मंडे से ट्रेड भी रिज्यूम करेंगे एक बार, अगर 70-72 की ट्रैजेक्टरी में क्रूड रहा, तब भी आपको क्या चीज़ करना है? देखिए वीरू, इसमें आई थिंक एक, जैसे कहते हैं ना, एक नो ब्रेनर है, ये एक नो ब्रेनर है। और ये आज का मूव थोड़ा ना है। अब ऑटोज़ है, अब ऑटोज़ में आज का मूव थोड़ा ना है। ये तो हम कब से, आई थिंक जिस दिन से कच्चे तेल ने साइन दे दिए थे कि अब वो कोलैप्स हो रहा है, उस दिन से ऑटोज़ पे पॉजिटिव मूव है, व्यू है। आप देखें एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ एग्जांपल है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा हूँ यहाँ पर। इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, अगेन कुछ इंडिविजुअल नाम ले रहा हूँ। इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स क्यों गिरे थे? ज़्यादातर स्टॉक्स इसलिए नहीं गिरे थे कि उनके फंडामेंटल्स ख़राब हुए थे। सिर्फ एक एसबीआई को छोड़ दो जहाँ पर उनका क्वार्टर ख़राब था। ज़्यादातर स्टॉक्स इसलिए गिरे थे क्योंकि एक मैक्रो रिस्क ओपन हुआ था और एक लागत का रिस्क ओपन हुआ था। ऑटो स्टॉक्स आज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मेटल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कच्चा तेल नीचे आ रहा है। अब एक होप बन रही है कि अब वापस वो बड़े वाले पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक्स ना हो,
एक्चुअली तो कट होने चाहिए, अब भाई बड़े थे तो कट भी होने चाहिए ना। तो ये वो सेक्टर्स जो सिर्फ इसलिए गिरे थे क्योंकि युद्ध हुआ था, और युद्ध की वजह से उनके, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे फैक्टर्स आ गए थे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो वाले स्टॉक्स जो है ना उन पर आपको फोकस करना है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मार्केट में, किसी भी हमारी मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बैंक्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बैंक्स तो अब ऑल टाइम हाई पर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 58,500 पर हम हैं, 61,000 का हमारा ऑल टाइम हाई है, और 2,500 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी आ जाएगा आपका, चलिए 3,000 पॉइंट की, एक 61,764 था जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। लेकिन 50,000 से 58,000 तो आ चुके हैं हम, ठीक है। तो 8,000 पॉइंट की हो चुकी है रैली, और 3,000 पॉइंट सही वो भी आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो स्पेसेस यही रहेंगी, यहाँ पर फोकस करें। इसके अलावा मेरा मानना ये भी है वीरू कि अब हम एक स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर इवन आईटी जो है ना, वहाँ पर भी सेलेक्टिवली अब बहुत शानदार मौके हैं, और आईटी ने भी अब एज अ स्पेस गिरना बंद कर दिया है। आप पिछले अगर 2-3 दिन का चार्ट देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर एक सेंस बन रही है, लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी है, जो एक ईजी ट्रेड बन गई थी। तो खैर लेट्स सी आगे जाकर क्या बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा अभी भी रेट सेंसिटिव्स और कंजम्पशन ड्रिवन नेम्स पर रहेगा। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं फिर। राइट सर, मेरा सवाल थोड़ा रेपिटेटिव हो सकता है, लेकिन क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों के जानना ज़रूरी है कि सीएनबीसी आवाज़ हमेशा रिटेल का सच्चा दोस्त रहा है। सर, ओरेकल फाइनेंशियल का आपने अभी जिक्र किया, कल हमने इसको लिया था चार्ट जीपीटी में, आज देखिए 5% आप आज के सेशन में भी डेज हाई पर, और पिछले कुछ सत्रों से लगातार हम इस पर, इनफैक्ट इसका जब रिजल्ट आया है तब से हम Q4 के बाद से पॉजिटिव है। बहुत अच्छी कमाई हुई होगी ओरेकल फाइनेंशियल में, चांदी हुई होगी निवेशकों की। तो जो अभी अच्छे प्रॉफिट में वो बने रहे, मतलब अब क्या अप्रोच हो रहा है ओरेकल फाइनेंशियल पर, और जिन्होंने ये रैली मिस की उसको क्या सलाह? देखिए, मैंने ना एक बहुत अच्छा इंटरव्यू सुना था, एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर थे, उनसे किसी ने एक बार एक सवाल पूछा था कि आपके पास ये इतना बड़ा विनर है, इसको अब आप कब बेचेंगे? बोलते हैं मैं बेच तो दूं, उसके बाद मैं करूं क्या उसका। अब आप मुझे बताइए, कल अगर आपने ओरेकल बेचा होता, कोई तो स्टॉक लिया होता उसके बदले में, क्या वो स्टॉक आज इससे ज़्यादा चला? नहीं ना। तो देखिए क्या है ना, हर चीज़ में एक स्टेज के बाद आकर रैली थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है। इसमें भी एक स्टेज आएगी जिसमें ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगा ये, और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन जो भी आएगी, लेकिन वो कॉल मार्केट को लेने दें, है ना। एक इंग्लिश में टर्म है कि अनलेस इट्स बर्निंग होल इन योर पॉकेट, मतलब आपकी कोई, मतलब पैसा अगर आपको जेब में रखा है, अब वो सिक्का बहुत ज़्यादा भारी हो गया, वो अगर जेब में छेद कर रहा है तो अलग बात है, वरना पैसा किसको बुरा लगता है जेब में हो तो जेब में पैसा है तो रहे ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये अपने आप बताएगा आपको कि आपको कब बाहर होना है इससे। अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम है, अभी तो बहुत लोगों ने मिस की है रैली, अभी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो अभी तो इसमें बने रहे। चलिए रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में इंटरग्लोब एविएशन, कच्चे तेल के नीचे आने का असर, और आज सुबह फिर हमारा बिग स्टॉक था, ये बात भी हुई थी कि काफ़ी चल चुका है, फिर भी थोड़ी और गुंजाइश है यहाँ पर। मारुति, टीवीएस, अशोक लेलैंड, ऑटो शेयर्स, फर्राटा रफ्तार ऑटो शेयर्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल यहाँ पर, और OFSS अभी भी श्रेया ने हालांकि डिस्कस कर लिया है इसको, लेकिन लगातार CNBC आवाज़ पर एक 1 वे पॉजिटिव व्यू और ज़बरदस्त रैली। अब आइए आप फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में हिंदुस्तान जिंक और नैल्को, आज सुबह के हमारे नेगेटिव बिग स्टॉक्स थे ये। मेटल्स में गिरावट का एक इम्पैक्ट था, खासतौर से चांदी की गिरावट हिंदुस्तान जिंक में, और एल्यूमिनियम की गिरावट नैल्को में। बंधन बैंक थोड़ा सरप्राइजिंग है, बंधन बैंक F&O का टॉप लूजर बना, अब तक कोई रीज़न तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन क्या जो भी है गिरावट आई यहाँ पर। और एक मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर थोड़ा सा सोने की कीमतों में गिरावट का एक असर आपको मुथूट में देखने को मिला। तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आप मूव देख सकते हैं। चलिए श्रेया, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और उसके बाद कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। मार्केट में तेजी है तो शुरुआत करना चाहेंगे आज के सबसे ज़्यादा चलने वाले स्टॉक के साथ, और जब भी आपने स्टॉक्स का जिक्र किया वो सारे स्टॉक्स इस लिस्ट में जगह बनाई है। ऑटोपैक फोकस में 3% से ज़्यादा चढ़ा है ये इंडेक्स, तो मारुति सुजुकी 4% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% से ज़्यादा ऊपर। फिर आप मैक्स हेल्थ के देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी अच्छी कमाई कराई है, 4% से ज़्यादा की तेज़ी। और इंटरग्लोब एविएशन $73 के नीचे क्रूड, उसका बड़ा फायदा, 4.5% आज का बिग स्टॉक्स। वायदम अगर आप देखें तो शानदार रैली के साथ आपको कुछ रियल्टी पैक के काउंटर्स नजर आएंगे, और साथ ही आपको ऑटो एंसिलरीज और ऑटो पैक के काउंटर्स। संवर्धना मदरसन 6% ऊपर है, अशोक लेलैंड ऑटो पैक से 3% ऊपर, टीवीएस मोटर भी 4% ऊपर, और ओरेकल फाइनेंशियल 5% ऊपर आज के सेशन में।
ओएनजीसी क्रूड नरम हुआ, इसका एक उल्टा असर इस पर 2.5% नीचे। कोल इंडिया टूटा, आज हिंडाल्को भी टूट गया। पूरा मेटल पैक कमजोर है। पावर ग्रिड में भी मुनाफा वसूली 2% नीचे आपको कारोबार करते हुए नजर आएगी। बंधन बैंक 5% टूटा है। वायदा का टॉप लूजर, चांदी में बड़ी गिरावट, हिंजिंग टूट गया 4%, नैल्को 4% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी आज पूरी पाइपिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो भी नीचे आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बताते हूँ कि शो में होगा क्या, शो फ्लो समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, सच्चिदानंद उत्तेकर, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर ऊपर बताएंगे आपको कि ऑटो में फर्राटा रफ्तार क्यों है। 2:30 बजे आशीष बताएंगे वाटरवेज लीजर आईपीओ में बड़े रेड फ्लैग क्या हैं। 2:40 पर ऋतु बताएंगे एनबीएफसीज पर आरबीआई के नए नियम क्या है। 2:45 पर आशीष बताएंगे मेटल शेयरों में गिरावट क्यों है। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय। 3:10 पर अनुज जी से स्ट्रैटेजी लेंगे। 3:15 पे नुपुर बताएंगी डीलर्स के रडार पर कौन से शेयर्स हैं। 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स और आखिर में 3:25 पर कंचन आपको अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स बताएंगी। ओके चलिए, मार्केट एकदम से तेज़ी से नीचे आया है और देखिए जो ब्रॉडर मार्केट है ना, खास तौर से वहाँ मिड कैप इंडेक्स में एकदम से नॉक लगा है। ये देखिए निफ्टी भी डे लो की तरफ बढ़ता हुआ और मिड कैप में गिरावट आई एकदम से। अब पता नहीं यहाँ पर एक लॉन्ग वीकेंड से पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और है, लेकिन एकदम से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई है, थोड़ी सी। और बैंक निफ्टी लेकर आइएगा एक बजरा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हायर लेवल से स्लिप हुआ है अब और यहाँ पर मूव्स बन रहे हैं। देखिए किस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी, एक बार सेंसेक्स भी रख दीजिएगा ज़रा। हालांकि 77,100 से 77,200 के बीच में सपोर्ट मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है उस वजह से। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट आई, HDFC बैंक रखिए एक बार एक बार HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट रखिएगा। HDFC बैंक एक्चुअली फिसला थोड़ा सा। एक्सिस बैंक रखिएगा, एक्सिस बैंक थोड़ा सा फिसला। ठीक है, अभी भी मार्केट दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर ज़्यादा गिरावट आई। एकदम से मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे की तरफ आए और एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा खराब हुआ। एक बार इंडिया विक्स भी रखेंगे ज़रा, एक बार इंडिया विक्स दिखाइए वो क्या कर रहा है। और ये देखिए गैप थोड़ा सा वाइडन हुआ और इंडिया विक्स यहाँ पर हल्का सा जंप आया, लोअर लेवल्स हैं हालांकि अभी भी नीचे ही, करीब 2.5% नीचे। चलिए पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। और सबसे पहले वीरू को मैंने विश नहीं किया है, बेस्ट विशेस टू वीरू। स्टॉक का नाम है पेटीएम। पेटीएम 1121 पे ट्रेड कर रहा है। सेटअप के हिसाब से काफी 5-7 दिन की गिरावट आई थी, फिर एक अपमूव मिला और लगता है कि स्टॉप लगाना चाहिए। बहुत ही टाइट है, पास में ही है 1117, 1117, अभी 21, 4 रुपए। टारगेट होगा 1140 पेटीएम। जी पेटीएम, इसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था, बड़ा अच्छा प्राइस बिल्डअप है इसमें और ओआई उसको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेन जी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीरेन जी इस डिप में मैं एलएनटी लेना चाहूंगा। एलएनटी ने स्ट्रेंथ दिखाई है लेकिन थोड़ा बहुत इंट्राडे जरूर गिव अप किया है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 4175 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स रहेंगे 4275 पे। एलएनटी अमित जी की पिक हो गई, यहाँ पर खरीदारी की राय। सचिन जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू वीरू जी एज वेल। मुझे लग रहा है यहाँ पर उनो मिंडा में एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड हो चुका था। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1210 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर वापस जो पुल बैक मिला है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। लगभग अराउंड 1140 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। 1136 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 1130 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 1170-77 तक की एक रैली बन सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। उनो मिंडा ये हो गई सचिन जी की ट्रेड। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए एमएनएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एमएनएम ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पे कंफर्मेशन दिया है। एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 3163 160 के नीचे रहेंगे
और टारगेट रहेंगे 3275, 3275 के ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3200 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 74 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 125 की टारगेट सेट करना है। ओके, मैंने आपका कॉल अनुज ने कुछ देर पहले रणनीति में कैसे शख्स का नाम ले दिया कि बाजार का मूड खराब हो गया। अनुज, आपने ट्रम्प का नाम लिया, ट्रम्प साहब का, ये लीजिए आपका एक हथौड़ा, है ना 2-4। जिस शख्स को कुछ देर के लिए हम भूल गए थे ना, वो याद दिला दिया आपने, बस ये लीजिए काम हो गया। देखिए, मार्केट में भूलना कभी भी नहीं चाहिए आपको। जिस है ना, वो हैं तो अभी भी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। अब ये देखिए, इस समय थोड़ा लोगों को भले ये बात अजीब लगे, एक रिस्क जिसको कि अब हम पीछे छोड़ चुके थे, वो रिस्क वापस ओपन हुआ है। वो है भारत अमेरिका की ट्रेड डील। क्योंकि अब वो जो उसकी नेगोशिएशन चल रही हैं, अब आई होप कि सब कुछ ठीक जाए। लेकिन वहाँ पर मैं पढ़ रहा था कहीं पर, अब हो सकता है कि वो सही हो या ना हो, मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि एक पेंच फंस गया है। वो पेंच क्या फंसा है? पेंच ये फंसा है कि जो पाकिस्तान ने ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए इस वॉर को में एंड में मीडिएशन के, उसमें कूद कर, उसका कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड मिल सकता है। और उनको अगर एक बेटर डील मिल जाए भारत से, तो वो कहीं ना कहीं एक जिंक्स क्रिएट कर सकता है। ये कहीं, मतलब आज पढ़ रहा था, पता नहीं अब ये रिस्क फैक्टर ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी है, अब जो है वो है, रिस्क तो है। जी हाँ, वो 2 फरवरी को जो भूत उतर गया था हमारा ट्रेड डील का ना, कोई बार फिर से शायद सवार होगा। खैर, लेट्स सी। अब हम चलते हैं ट्रेड्स की तरफ। अरुण जी के पास चलते हैं अगली ट्रेड के लिए। अरुण, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 12,150 के आसपास चल रहा है। एक अच्छा सपोर्ट 12,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में आना चाहिए। तो डिक्सन को लेके चल सकते हैं। 12,010 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 12,430 तक के टारगेट डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज पेटीएम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गाबा जी ने ऑलरेडी ले चुके हैं। टीवीएस मोटर्स दूसरा देना चाहूंगा। टीवीएस मोटर्स में एक ब्रेकआउट है। सुबह ऑप्शंस भी, कॉल ऑप्शन भी सुझाया था। टीवीएस मोटर्स में जो ब्रेकआउट है वो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था एवरेजेस के ऊपर, वो ऊपर की तरफ टूटा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का कॉल है ये। 3,450 पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में मुझे लगता है ये 3,850 तक ये स्टॉक जा सकता है। टीवीएस मोटर, ये हो गई सेकंड पिक सोमिल जी की। पहली पिक, गाबा सर क्या कर रहे हैं आप? सुबह यूपीए ले लिया सोमिल जी का आपने, और अभी पेटीएम ले लिया। क्या करें? कोई बात नहीं। टीवीएस मोटर सोमिल जी की दूसरी पिक हो गई। यहाँ पर अच्छे मूव हैं तो 4% ऊपर, ये सोमिल जी की पिक होगी। अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, रिकैप थोड़ी देर में करती हूँ। स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून, और वीरेंद्र जी को भी मेरी तरफ से बर्थडे की विशेस। मेरा आज सजेशन रहेगा मैक्स हेल्थकेयर पे। मैक्स हेल्थकेयर जो नोएडा में अगर आप देखेंगे तो एक डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट हो रही है वहाँ पे। ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डिमांड बहुत रोबस्टली पिकअप हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे कैपेसिटी उतनी उस स्पेस में रैंप अप नहीं हो रही है। सो मैक्स हेल्थकेयर जिनकी वहाँ पे मेजर प्रेजेंस है, एंड वो कई सारी उनकी ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस प्लान्ड है, तो वो उससे बेनिफिट करेगी। प्लस रिसेंटली उन्होंने जो जेपी के हॉस्पिटल को अक्वायर किया था उसको उन्होंने काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड किया है, जहाँ पे इन्होंने ओवरऑल यूटिलाइजेशन एज वेल एज रेवेन्यू पर बेड दोनों को ही इम्प्रूव किया है। सो ओवरऑल यहाँ से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है स्पेशली नॉर्थ बेस्ड, उनके लिए काफ़ी अच्छा टेलविंड्स नज़र आ रहा है। तो मैं मैक्स हेल्थ केयर सजेस्ट करूँगी जहाँ पे हम 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं ओवर नेक्स्ट 1 year। सो इसमें टारगेट प्राइस देख सकते हैं 1329 की।
मैक्स हेल्थ केयर स्नेहा जी के पिक हो गए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडिया इनका आता हुआ अच्छी तेजी। आप रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। गाबा ने पेटीएम चुना है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर अच्छा मूव, 1140 के टारगेट हैं, 1117 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी एलएनटी के साथ जाना चाह रहे हैं जहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। खरीदारी की राय, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है, 4275 के टारगेट है, 4175 का स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन जी उनो मिंडा के साथ जा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ और बाय की कॉल है इनकी, 1177 के टारगेट है, 1130 का स्टॉप लॉस। मानस जी महिंद्रा एंड महिंद्रा चुन रहे हैं जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में ऑटो स्पैक फोकस में है, 3275 का टारगेट, 3160 का स्टॉप लॉस। अरुण जी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज चुना है जहां पर अच्छी तेजी है आज के सेशन में, तो 12430 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं, 12000 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। सोमिल जी की पहली पसंद पेटीएम थी और टीवीएस मोटर फिर उन्होंने चुना है, यहाँ पर 3850 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से, 3450 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्नेहा जी चुन रही हैं आखिर में उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया लंबी अवधि के नजरिए से मैक्स हेल्थ केयर, इनिशियल टारगेट है 1329 के जहां पर खरीदारी करनी है। जाहिर तौर पर हम थोड़ा ऊपर इस तरह से फिसले हैं और अब 80 अंक निफ्टी ऊपर रह गया है, बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट 74 अंक ऊपर हो गया है। तो थोड़े प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो थे सर वो थोड़ा नीचे आए हैं, बढ़त गवाई है, ब्रत थोड़ा और अभी ये टोटल एक टिपिकल एक्सपायरी वाला डे भी तो कहा जा सकता है, ऐसे कहा जा सकता है श्रेया। देखिए मैं फिर एक चीज़ बाबा कह रहा हूँ, हर आधे घंटे का एक घंटे का मूव पकड़ना बहुत टफ होता है। क्लोजिंग कहाँ होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। क्लोजिंग अगर 24,100 के नीचे होगी तो मैं फिर कहूँगा कि आप अगले हफ्ते फिर फ्रेश भी लीजिएगा और कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिर अपनी पोजीशन कैरी करने की। आखिरी के घंटे में रिकवरी आ गई, 24,200 के ऊपर बंद हो गए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटेगा, ठीक है। लेकिन नज़र रखें मार्केट ब्रेथ पर। मार्केट ब्रेथ 2 दिन से ख़राब हो रही है। आज इनफैक्ट एक्चुअली अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ख़राब दिन रहा है। एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको, वेदांता एल्यूमिनियम। मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हर कोई ना T2T में नीचे बाय करके फंसाए कि मंडे को ये खुलेगा, T2T से बाहर आएगा। देखिए आज लोअर सर्किट पे और वॉल्यूम देखिए 1 करोड़ से ऊपर के। चलिए अब एक काम करते हैं, ऑटो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज फर्राटा रफ्तार ऑटो सेक्टर में इंडेक्स 3% ऊपर है। क्या है तेजी के ट्रिगर, नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इंडेक्स देखें तो 3% ऊपर नजर आएगा ऑटो इंडेक्स, और इनफैक्ट निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी खासी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिली है। निचले स्तरों से देखें तो 15% की रिकवरी देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में डबल ऑलमोस्ट 4 से 5% तक के जो है वो आज मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो कच्चे तेल में कमजोरी हमने देखी, जो गिरावट वहां पर आती हुई नजर आई है, उसका एक बड़ा सपोर्ट जो है इन कंपनीज के लिए काफी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट होती है वो घटती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर के लिए सेंटिमेंट बूस्टिंग ये एक क्राइटेरिया बन जाता है। इनफैक्ट क्रूड के प्राइसेस देखें तो प्री वॉर के पहले के स्तर पर गिरकर $73 के आसपास आपको आते हुए नजर आएंगे। 30 अप्रैल को जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट $126 का, वहां से देखें तो ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा के नीचे अब आपको क्रूड के भाव आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। और डिमांड की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, 30% से ज्यादा का बूस्ट वहां पर आते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट टू व्हीलर के सेगमेंट में भी डिमांड जो है वो काफी पॉजिटिव पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है। रबर, प्लास्टिक, पेंट जैसे जो पेट्रोल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन कंपनी के इनपुट कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, उधर अगर सुधार मिलता है तो एक काफी बेनिफिट इस सेक्टर के लिए नजर आता है। इनफैक्ट काफी सारी कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस हाइक कर लिया है, जीएसटी का बेनिफिट मिलते हुए नजर आया था, तो डबल बेनिफिट जो है कंपनीज को मिलेगा। अब सपोर्ट भी है रॉ मटेरियल का, तो मार्जिन जो है वो भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सीपीआई का जो आउटलुक है वो बेहतर होते हुए नजर आएगा, तो ब्याज दरों बढ़ने की जो चिंताएं थी, आशंका थी, वो भी अब धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी। तो सेंटिमेंटल बूस्ट है क्रूड का नीचे आना, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो कम होना, तो मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद यहाँ पे बढ़ती है। और लगातार डिमांड जो है वो काफी अच्छी पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है CLSA की हीरो मोटोकॉर्प पे, उसकी वजह से भी एक बूस्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। आउट परफॉर्मेंस की कॉल है, टारगेट देखे तो 5,728 रुपए का आते हुए दिखा है।
है। CLSA का मानना है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक एल नीनो को लेकर ज़्यादा चिंताएं जताई जा रही है, हालांकि इतना इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकता है। बारिश और कंपनी के जो डोमेस्टिक टू व्हीलर वॉल्यूम से उसमें इतना कोई रिलेशन नहीं होता, इतना इम्पैक्ट पिछले कुछ समय में नहीं देखने को मिला है, तो हो सकता है ज़्यादा ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इतना इम्पैक्ट हालांकि ना नजर आए एक्चुअल नंबर्स में। 14% मार्जिन के साथ पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद यहाँ पर लेके चल रहे हैं। GST कट का बेनिफिट देखने को मिल रहा है और जो लॉन्च पाइपलाइन है कंपनी की वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ जो रिस्क रिवॉर्ड है कंपनी का वो भी आपको काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल के जो वैल्यूएशन है वहां से मार्जिन और एबिटा में 13 से 15% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये CLSA की रिपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प पे, हालांकि नुपुर ने प्रकाश डाला पूरे के पूरे सेक्टर पे। स्नेहा जी, आपकी राय क्या होगी? आप कैसे अप्रोच कर रही हैं ऑटो को इन बदले सर्कमस्टेंसेस में? एक तो क्रूड एट 72.5, मेटल्स मेरे ख्याल से इस साल का दूसरा बड़ा ये कोलैप्स देख रहे हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स, ये डबल एडवांटेज है ना? आप लोगों की इस वक्त कवरेज में और कवरेज में भी लॉन्ग साइड पे क्या क्या आप लोगों ने प्लेस कर रखा है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? तो वीरेंद्र जी, बेसिकली ऑटो में हमारा लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया है कि ये लेवल्स पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना बहुत सही रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हो गए हैं। एंड इसमें टू व्हीलर्स में हमारी पिक TVS मोटर्स रहेगी और फोर व्हीलर्स में M&M। तो अगर हम M&M देखें तो M&M की जो लॉन्च पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने जो रोड मैप लेके आए टिल 2031, उसमें इन्होंने जो SUV साइड है वहाँ पे रफली इन्होंने कुछ 10 to 12 प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन इन्होंने अनाउंस की है, जिसमें 3 to 4 इनके BEV लॉन्चेस भी है। तो ये सब जो इनकी जो ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन पोर्टफोलियो है उसकी तरफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो रहा है, जो कि मार्जिन को सपोर्ट करेगा। प्लस डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, बिकॉज क्रूड इनके बहुत सारे जैसे आप पेंट्स हो गया या बाकी और भी जो है, इन सब में जो जिसमें क्रूड मेजर रॉ मटेरियल रहता है, तो इनकी रॉ मटेरियल प्राइसिंग वहाँ से कम होगी, मेटल प्राइसेस कम होने से जो कि एक मेजर कंपोनेंट रहता है। तो दोनों ही तरफ से इन्हें रिलीफ मिल रहा है। सो कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स ली थी, तो प्राइस हाइक्स इनके समवॉट इन्हें एक रिलीफ प्रोवाइड किया था। बट अब जो प्राइसेस नीचे आ रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस, और इनके मार्जिन्स में एक फेवरेबल पुश हमें मिलेगा। एंड मॉनसून अब फाइनली किक स्टार्ट हुआ है, तो जो बहुत सारे कंसर्न्स थे विथ रिगार्ड्स टू कि एल नीनो का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा, शायद वो थोड़ा सबसाइड होते हुए दिखाई दे। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल्स पे बहुत सही है M&M। ट्रैक्टर का डिमांड शायद थोड़ा सा सिंगल डिजिट आप ग्रोथ देख सकते हैं, बट ऑन दी फोर व्हीलर साइड इनकी रोबस्ट रहेगी ओवरऑल डिमांड। एंड TVS कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, स्पेशली ऑन द EV साइड। और इनकी बाकी भी अगर हम देखेंगे जो प्रोडक्ट्स है टू व्हीलर साइड में, ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से वहाँ पे भी बेनिफिट कर रहे हैं। तो मैं फोर व्हीलर में M&M और टू व्हीलर में TVS सजेस्ट करूंगी फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म। ओके, फोर व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टू व्हीलर्स में TVS मोटर्स। ये ऑटो स्पेस से दो काउंटर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं स्नेहा जी को लंबी अवधि की नज़रिए से, और दोनों में शानदार मूव्स रखे रेडार पर। अच्छा, एक बार हालांकि ऊपरी स्रोत से हम थोड़ा फिसले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी इंटैक्ट हैं। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकर आइए, जो जिसकी चर्चा काफ़ी बार हुई है आज के सेशन में, 2% अभी भी ऊपर है। गाबासर की और सोमिल जी की सुबह पिक थी अच्छी तेज़ी के साथ। एक बार रेडी को खैतान भी लेकर आइएगा 1.5% ऊपर, और यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। तो ये सारे लेकर स्टॉक्स अच्छा करते हुए, गाबासर 1375 आपका टारगेट था ना यूनाइटेड स्पिरिट्स में, वो तो शायद अचीव हो गया। अब क्या इसे कैरी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कैरी करना है, लेकिन फिर हायर टाइम फ्रेम होना चाहिए। टारगेट तो अचीव हो गया, स्टॉप थोड़ा डीप होगा, वो होगा मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट्स का टारगेट करीब 1375 यहाँ पर टारगेट था, और अब होगा 1450, लेकिन उससे 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, मे बी 1 or 2 वीक्स स्लो चलेगा अब यहाँ से यूनाइटेड स्पिरिट्स। 250 तक के अब दूसरा स्तर दिखा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो रखे रेडार पर, होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कैश कॉल्स का वक्त हो रहा है। कैश कॉल्स लेंगे हम सोमिल जी से, अमित जी से और गाबासर से। तो सोमिल जी, कैश में पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है, बताइए कौन सा काउंटर? थैंक यू श्रेया जी।
मेरा पहला स्टॉक होगा कैश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज थोड़ा सा मोमेंटम है, मुझे लगता है ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ टूटेगा, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम में, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा, 87 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में 93 का टारगेट। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी कैश कॉल में शामिल है। चलिए, एक पहला ट्रेड हो गया। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? जी वीरेंद्र जी, मैं जेबी केमिकल एंड फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे हायर लो का सीक्वेंस है, लगभग 2246 का प्राइस है, 2246 का, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2200 का और टारगेट्स रहेंगे 2350 के। जेबी केमिकल, ये हो गई अमित जी की पिक कैश में। गाबा सर, आपके पिक? मेरे ख्याल से कैश में रहेगी होम फर्स्ट। होम फर्स्ट ट्रेड कर रहा है 1203 रुपीज पर, टॉप लगाएंगे करीब 1190 का, टारगेट होगा 1225। होम फर्स्ट। होम फर्स्ट यहाँ पे आपका बाय कॉल है। चलिए, अब एक देखिए, थोड़ा सा ना हम ट्रेड्स कम ही रखेंगे क्योंकि ये लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें ये समझदारी वाली बात है कि आप इस चीज़ को समझें कि हम एक दिन की छुट्टी पे हैं, ग्लोबल मार्केट से हम डिटैच रहेंगे, तो बाजार अपने रिस्क को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है। स्पेशली इंट्राडे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें तर्कसंगत होकर चलेंगे। एक दो स्टॉक्स और रखिए जहाँ चार्ट के लिए शेप बहुत अच्छी है, उसमें एक बार लेके आइए मैक्स हेल्थ केयर। याद रखिएगा, पिछली रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद मैक्स क्रैक हुआ था और अब जो प्राइस है ना मैक्स का, वो नवंबर 25 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। अभी स्नेहा जी ने इसका जिक्र भी किया था कुछ देर पहले, लेकिन मैं इसको टेक्निकली सौमिल आपसे पूछूंगा, एक बार जरा मैक्स के रोल ओवर रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। ये 8 अगस्त 25 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। सौमिल, एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है इसमें, मतलब चार्टी के लिए, रोल ओवर्स, प्राइस परफॉर्मेंस, सबको देखें तो जुलाई के लिए प्रोस्पेक्टिव क्या है? मैंने ऑलमोस्ट 47%, मेरे ख्याल से 2 सिचुएशन बाकी है, ये कहीं ना कहीं 82 से लेके 87 स्ट्राइक करेगा रोल ओवर। आपका सेंस क्या कहता है इस स्टॉक पे? एब्सोल्युटली वीरू, सेम थिंग हुआ था जाइडस में एंड मैनकाइंड फार्मा में, वेरी सिमिलर। और ये पूरा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वीकली मंथली चार्ट्स पर, वो ऊपर की तरफ टूटी है। 200 डेली मूविंग एवरेज, 2040 डेली मूविंग एवरेज, सारी एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है, क्वार्टरली चार्ट्स में भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्म है। प्रीवियस जो क्वार्टर था उसका हाई भी ऊपर की तरफ निकाला है। ग्रेट सेटअप। मुझे लगता है कि मैक्स हेल्थ यहाँ पे पहला टारगेट 1180 के आसपास होगा और उसके बाद उसके ऊपर का टारगेट होगा 1225, 1220, 1230 के आसपास का, वो टारगेट रखेंगे। यहाँ पर एक आज का लो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1075 का, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे। या तो नीचे में 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो 1050, वो अब बेस बन गया ये स्टॉक का। इसे मीडियम टर्म में एक पोजिशनली आप प्ले करें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, चलिए, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हो चुका है। अब धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, सचिन जी से, अरुण जी से। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए टाटा कंज्यूमर पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे। 1100 वाला जुलाई मंथ का ऑप्शन 51 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करें। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 75 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। टाटा कंज्यूमर इसी पे नजरें थी और देखिए डेज हाई पर कर रहा कारोबार, मानस जी के पिक में शुमार हो गया। सचिन जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? श्रेया, मुझे लग रहा है यहाँ पर HAL में एक बाउंस बैक हो सकता है, तो यहाँ पर 4300 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 85, 86 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा गहरा होगा, अराउंड 46 के आसपास का लगा है। एंड मुझे लग रहा है अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है, कंसोलिडेशन डेली चार्ट पे अगर स्टेडी रह जाता है, तो एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकती है, जिसकी वजह से लगभग अराउंड 220 तक की एक चाल बनेगी। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है HAL के 4300 के कॉल ऑप्शन में। ओके, HAL के 4300 के कॉल ऑप्शंस में आपको बाय करना है और 4300 की कॉल, ठीक है। अगला ट्रेड पिक करते हैं अरुण जी से। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
जी वीरेंद्र जी अगेन मेरा पिक भी हॉस्पिटल स्पेस से रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। नो डाउट ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुआ है, पर मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक इसमें कंटिन्यूएशन रहना चाहिए और रैली 8700 तक जा सकती है। तो एट द मनी कॉल है, 8600 का कॉल बाय करके चल सकते हैं। 48-49 के आसपास चल रहा है। 38 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए और 72 रुपीज तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, खास तौर से टाटा सन्स की लिस्टिंग पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऋतु से समझ लेते हैं। ऋतु बताइए। जी हाँ, आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसीज को आइडेंटिफाई करने का फ्रेमवर्क काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले एनबीएफसीज को साइज, लेवरेज, इंटरकनेक्टेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मल्टीपल पैरामीटर्स पर असेस किया जाता था, लेकिन अब रूल्स काफी सिंप्लीफाई हो गए हैं। अगर एनबीएफसी का एसेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो अपर लेयर कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। आरबीआई ने ये भी कहा है कि पहले जो रूल था कि टॉप 10 लार्जेस्ट एनबीएफसीज ऑटोमेटिकली अपर लेयर में चले जाएंगे, वो रूल भी हटा दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है कि फाइनल रूल्स में इनडायरेक्ट पब्लिक फंड्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन को रिमूव कर दिया गया है। ड्राफ्ट रूल्स में इसको लेकर आपको याद होगा काफी डिबेट हुई थी कि ग्रुप एंटिटीज के थ्रू आने वाले फंड्स को पब्लिक फंड्स माना जाएगा या नहीं। इसके अलावा बैंक ओन्ड एनबीएफसी रूल्स को भी टाइट किया गया है और गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज के लिए कोई भी स्पेशल एग्जेम्पशन अब नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसीज को कुछ राहत मिलेगी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क को लेकर। अब टाटा सन्स की बात करें, उनको लिस्ट करना पड़ेगा या नहीं लिस्ट करना पड़ेगा, इसका कोई बहुत सीधा जवाब नहीं आ रहा है इन नए रूल से। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इनडायरेक्ट पब्लिक फंड्स वाली डेफिनेशन हटाकर और टॉप 10 एनबीएफसीज की ऑटोमेटिक इंक्लूजन को खत्म कर टाटा सन्स का लिस्ट नहीं होने का केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ का थ्रेशोल्ड अभी भी बरकरार है और टाटा सन्स के एसेट्स लगभग 1.75 लाख करोड़ है, यानी कि वो लिमिट से काफी ऊपर है। और फाइनल रूल्स में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे टाटा सन्स, उनके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन भी नहीं दिया गया है। इसलिए ये फ्रेमवर्क टाटा सन्स लिस्टिंग डिबेट को क्लोज नहीं कर सकता है और आखिरकार फाइनल डिसीजन आरबीआई के पास होगा, क्योंकि टाटा सन्स ने जो डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट की है उस पर आरबीआई ने फाइनल कॉल नहीं लिया है और उसी डिसीजन को लेकर ये पता चलेगा कि टाटा सन्स को लिस्ट करना पड़ेगा या नहीं। थैंक यू ऋतु डिटेल्स के लिए। तो ये फिलहाल डिटेल्स हो गई और टाटा सन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वो भी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट एक बार एफएमसीजी पैक रखिएगा स्क्रीन पर। टाटा कंज्यूमर देख रही थी 2.5% तो ऊपर था ही। इसके अलावा एक बार रखिएगा स्क्रीन पर नेस्ले इंडिया भी, कोलगेट गाबासी ने सुबह सुझाया था 1.5% अप है। एक बार नेस्ले रखिएगा स्क्रीन पर। थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है ये काउंटर, लेकिन नेस्ले अरुण जी आप देखिए बीच में वो फिर से जो एक, हालांकि उस बात की खंडन कर दी गई है कंपनी की तरफ से, मैगी को लेकर अनहाइजीनिक चीज़ें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने उस बात की खंडन की। आपको क्या लगता है नेस्ले इंडिया जिस तरीके से आज है चार्ट्स पर, इन लेवल्स पर क्या राय होगी? देखिए शाह जी, ओवरऑल चार्ट मजबूत है। 1380 1375 का जून का लो है, ये अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो मुझे लगा स्टॉक में पॉजिटिवनेस जरूर है और 1410 के ऊपर निकलता है दैनिक ब्रेकआउट स्टॉक में मंडे के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन ही रहनी चाहिए। 1380 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। 1380 8 जून का लो है, तो 8 जून के लो के नीचे जाएगा तभी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1380 का स्टॉप लॉस मैच। ओके चलिए, मीनवाइल मार्केट लेकर आइए जरा। और अब हम डे लो पर आ गए हैं और कंफर्टेबली डे लो पर आ गए हैं। एक्चुअली 24,074 फ्रेश इंटरडे लो है ये निफ्टी का। निफ्टी बैंक रखिएगा, ऑलमोस्ट रेड में आने की तैयारी हो रही है निफ्टी बैंक पर। और सेंसेक्स में रखिएगा, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। 77,144 पर इस समय सेंसेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब काफ़ी गिरावट। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, सोमिल जी के पास चार्ट का चमत्कार, और स्नेहा जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अब देखिए ऑटो क्षेत्र में ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो मेरा समझना है कि मारुति के ऑप्शन में खरीदारी करके जा सकते हैं। मारुति का जो 14,000 वाला कॉल ऑप्शन 283 पे ट्रेड हो रहा है जुलाई मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं।
आपके स्टॉप लॉसेस 220 रुपए के रहेंगे और टारगेट 400 रुपए के रहेंगे। ओके मारुति अगर आप देखें 13711 पर ये इनका पहला ऑप्शन रेट है। स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे आएगी, प्रीमियम में अभी मेरे को नहीं मालूम, जब मैं देखूंगा तो मिल जाएंगे, बट स्ट्राइक मारुति की आपको पिक करनी है। प्लीज़ रखिए डायरेक्टर साहब, प्रीमियम व्यूअर्स को एक बार दिखा दें फिर। यस, इट्स 14,000 कॉल एट 286, 26% OI बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। सचिन जी आपका फिर सुपरस्टार। वीरू जी, यहाँ पर एक शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से दबाव रहा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को वापस इसने काट दिया ऑन द लोअर साइड, एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है एक फाइनल ड्रॉप वापस हो सकता है 1800 लेवल के आसपास का। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1864 तक। स्टॉप लॉस आपको 1874 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1814 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1800 का। फ्रेश शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में शॉर्ट कैरी करने की सलाह है फिलहाल। ये फिर सुपरस्टार में सचिन जी की पिक हो गई। सोमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार। चार्ट के चमत्कार में मैं जाना चाहूंगा सिप्ला के साथ। सिप्ला में 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही एक ब्रेकआउट मिला था फ्लैग पैटर्न का। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला था 4 सेशन पहले। तो ये जो पूरा ब्रेकआउट था, मुझे लगता है कि ये एक मीडियम टर्म का ब्रेकआउट है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों ही मुझे बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1395 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1535। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा जी के पास चलते हैं। स्नेहा जी बताइए क्या पिक किया आपने? मिड कैप फंडा में मैंने रैडिको खैतान पिक किया है। कंपनी बेसिकली जो यूके के साथ FTA डील इम्प्लीमेंट हुई है उससे बेनिफिट करेगी, बिकॉज जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। प्लस जो क्रूड प्राइसेस नीचे आए तो उनसे जो ओवरऑल पैकेजिंग कॉस्ट है वहाँ पे इन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एंड अगर हम रैडिको का ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 70% इनकी प्रीमियम ब्रांड से आती है, जिससे जहाँ पे हाई मार्जिन इन्हें मिलते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन थीम से ये बेनिफिट करती है। इनके रिसेंट जितने भी लॉन्चेस रहे हैं वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। सो रैडिको आप देख सकते हैं विद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे टारगेट प्राइस रहेगा 4300 का। को खैतान चर्चा हो रही थी और मिड कैप फंडा में स्नेहा जी की पिक भी आ गई। अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर और मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी आप देख सकते हैं। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, एक एक करके रखती हूँ स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन आया मानस जी की तरफ से मारुति सुजुकी, जहाँ पर आपको 14,000 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 400 का टारगेट है, 220 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर FNO सुपरस्टार के लिए शॉर्ट साइड है। सचिन जी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में बिकवाली के रहा है। 1814 1800 तक के नीचे की टारगेट है। 1874 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी को सिप्ला पसंद आ रहा है, जहां पर इन्होंने खरीदारी की राय रखी है। 1535 के टारगेट हैं, 1395 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा रैडिको खैतान स्नेहा जी ने सुझाया, जहां पर आज के लिए स्ट्रेंथ है और लंबी अवधि के नजरिए से आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। मार्केट ऊपरी स्तरों से फिसला है, अब 60 अंक ऊपर रह गए हैं मात्र हम निफ्टी में, और बैंक निफ्टी तो फ्लैट ही हो गया है फिलहाल। मेटल पैक में आज सबसे ज़्यादा गिरावट रही, इनफैक्ट ये पूरा इंडेक्स 1.5% नीचे आएगा। एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखेंगे अब तो वहाँ पर ज़्यादा बिकवाली है। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई थी इंटरेस्टिंग सुबह, जो हमने आपके सामने रखी थी। एक बार रिविजिट कर लेते हैं आशीष के साथ, क्या बड़ी बातें कही गई है और क्यों इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, बताइए आशीष। देखिए, एक तो सारे मेटल स्पेस के स्टॉक्स गिरे हैं। कल ओवरनाइट हमने देखा था कि कमोडिटीज़ में मेल्टडाउन था, चाहे आप कच्चा तेल देखें, प्रेशियस मेटल्स देखें, फेरस मेटल्स देखें या फिर नॉन फेरस, सब में गिरावट है। अब खास बात है कि इनक्रेड की तरफ से बहुत ही बेरिश रिपोर्ट आई है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और पूरे एल्यूमिनियम स्पेस पर। अब ये क्या कहना है कि एल्यूमिनियम में बुल केस सिनेरियो बनाया गया था कि डिमांड बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है लेकिन सप्लाई साइड के इश्यूज हैं। लेकिन इस जब थीसिस को स्टडी कर रहे थे मार्केट के लोग, तो एक चीज़ को भूल गए कि एल्यूमिनियम की जो रिसाइकलिंग वैल्यू है ये 100% होती है, यानी पुराना जो एल्यूमिनियम है आप इसको रिसाइकल करते हैं तो 100% रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो नई डिमांड आ रही है वो रिसाइकलिंग से भी पूरी हो सकती है, इस चीज़ को फैक्टर नहीं किया। अब ये बता रहे कि चाइना में आप देखें तो जो प्राइमरी डेफिसिट की बातें कही जा रही थी, जिसके चलते एल्यूमिनियम में बहुत बड़ी तेजी आई, इसमें सेकेंडरी कंजम्पशन का योगदान तकरीबन 13.35 मिलियन टन था 2025 में, यानी ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, एल्यूमिनियम में तेजी का एक और बड़ा कारण ये भी बना था कि जब ईरान ने
हमला किया था बाकी के नज़दीकी देशों पर, तो दिक्कत की बात ये हो गई थी कि एल्यूमिनियम में बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था, खासतौर पर कतर पर। अब ऐसे में अगर आप देखें तो अब वेस्ट एशिया का तनाव तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो धीरे धीरे प्राइसेस नीचे आएंगे और ये भी मान रहे हैं कि तकरीबन $800 प्रति टन का फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और इस वैल्यूएशन पर, इस भाव पर आप देखें तो चाहे नाल्को है, वेदांता एल्यूमिनियम है या हिंडाल्को है, इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नज़र आ रही है और इसी के चलते हो सकता है इम्पैक्ट है कि तकरीबन 30 से लेकर 40% तक की बड़ी डाउनसाइड इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिले। और इसी रिपोर्ट का असर है, आप देखिए कि सारे स्टॉक्स में तकरीबन 2 से लेकर 5% की बड़ी गिरावट है। ओके, शुक्रिया आशीष। तो ये बात हो गई मेटल स्टॉक्स की। स्नेहा जी, ये फॉर एग्जांपल वेदांता एल्यूमिनियम, अब सबसे बड़ा एल्यूमिनियम स्टॉक, इस पर कवरेज है क्या आपकी और क्या भी होगा? वेदांता एल्यूमिनियम पे कवरेज नहीं है। ओके, हिंडाल्को या नाल्को? नाल्को पे है। तो देखिए, बेसिकली नाल्को में कंसर्न ये है कि इनकी जो भी सप्लाई है वो एडिशनल कैपेसिटी इनकी कुछ भी नहीं आ रही है FY27 में, जहाँ पे एक ये एज अ कंस्ट्रेन एक्ट हो सकता है, बिकॉज इनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड रन हो रही है एंड इनकी नई जितनी भी नई कैपेसिटीज है वो सब FY28 ऑनवर्ड्स ही ऑपरेशनल होंगी। तो FY27 में एक इनकी सप्लाई साइड से कंस्ट्रेन रहेगी एंड डिमांड रोबस्ट है, बट देन अगर प्राइसेस फॉल होते हैं तो नाल्को पे उसका रिएक्शन कंपैरेटिवली मच हाई रहेगा कंपेयर टू हिंडाल्को, बिकॉज हिंडाल्को में आपका नोवेलिस का भी एक फैक्टर आ जाता है। सो नाल्को में मेरी सलाह रहेगी कि इसे आप है ना कहते इसमें वेट थोड़ा सा लाइट रख के ही इन्वेस्टर्स को चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पूरा मोमेंटम प्राइस का ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी नहीं होने से वॉल्यूम लेड ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। नाल्को पे कवरेज में है MFSL की, और आपका ये व्यू नाल्को पर 332 पे। कुछ है और स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बात कर लेते हैं, मतलब कि अपने रिस्क को आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए आफ्टर मेकिंग सब्सटेंशियल मूव्स मनी। सौम्य, एक बार देखिएगा जरा पॉलीकैब, मेरे ख्याल से ये शायद अप्रैल मई जून इन 3 सीरीज का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक था। मेरे ख्याल से 6700 से सीधा ये 10,088 तक गया। पहली बार इस पूरे मोमेंटम में 3 महीने के फर्स्ट टाइम डिसाइसिवली डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस हैं। आप बड़े एवरेजेस को तोड़ रहे हैं, मिड टर्म एवरेजेस को तोड़ रहे हैं। आपका व्यू क्या है? अगर आपने पैसा कमाया है इसमें तो कौन सा लेवल होना चाहिए आपका एग्जिट का, और री एंट्री का लेवल क्या होगा? If I've traded in short term, medium term, तो definitely profit book करना चाहिए, क्योंकि पहली बार after a very long time, in fact अगर बताऊं तो around April 2026 से पहली बार 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ रही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब तक क्लोजिंग आई नहीं है, बट डेली क्लोजिंग शायद उसके नीचे आएगी आज। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स अ नेगेटिव साइन। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस है। अब नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी 9280 विच इज 40 डेली मूविंग एवरेज। वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ। अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा इन द मीडियम टर्म और इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अराउंड 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास फिर से एक सपोर्ट ले, वहां पे थोड़ा टाइम वाइज करेक्ट करे और फिर से ऊपर की तरफ मूव शुरू करे। सो आई विल बी पॉजिटिव, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, एक बार जरा अगले हफ्ते के ट्रिगर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं, किन इवेंट्स और आंकड़ों पर नजर रहेगी बाजार की। कंचन के पास चलते हैं। कंचन, बताइए। गुड आफ्टरनून। और अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो अपने अपडेट्स है जो Q1 के वो आपको पेश करती हुई नजर आएगी, तो वहाँ से आपको एक बड़ा रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं मंडे के साथ। जापान में यहाँ पे रिटेल सेल्स का जो डेटा है वो आएगा, इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की यहाँ पे बोर्ड मीट भी है जहाँ पे डिविडेंड के बारे में चर्चा होगी। साथ ही अगर हम आगे बढ़े ट्यूसडे की तरफ, तो जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, चाइना
चाइना में मैन्युफैक्चरिंग PMI, इंडिया में एक्सटर्नल डेट और यूएस में जॉब ओपनिंग का डेटा इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ा जाए 1 जुलाई की तरफ यानी कि वेंसडे, जापान में यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग PMI का और यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा, साथ में यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर ऑटो सेल्स के जो नंबर्स हैं वो आते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। थर्सडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्राइडे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे चाइना में सर्विस PMI का डेटा आएगा, इंडिया में कंपोजिट एंड सर्विस PMI का डेटा आएगा और नेस्ले की यहाँ पे बोर्ड मीट है जहाँ पे स्पेशल डिविडेंड का ऐलान होगा। तो अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे और हमारी नज़रें कहाँ रहनी चाहिए? मार्केट पे प्रेशर है, एक बार देखेंगे कौन कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा टूट रहे हैं आज हालांकि थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, बहुत माइनस से ऊपरी स्तरों से। अब देखते हैं क्या होता है, अभी भी क्लोजिंग के लिए वक्त है। बंधन बैंक आज 4.5% टूटा, इसका कारण अभी तक समझ नहीं आया लेकिन काफ़ी प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक टूटे हैं आज। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर ये दोनों काउंटर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे और एस्ट्रल 3%, डेज लो के आसपास ये काम काज करता हुआ नजर आएगा। सचिन जी को शॉर्ट के लायक लग रहा है सुप्रीम या एस्ट्रल, या फिर अभी आज के सेशन में गिर गया काफ़ी तो अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्या राय होगी? देखिए, एस्ट्रल में अभी भी ट्रेंड थोड़ी सी साइडवेज टू नेगेटिव ही रही है। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर 1500 के आसपास एग्जिबिट हुआ था थ्रू आउट द सीरीज। वो पर्टिकुलर सपोर्ट अभी फाइनल लेग्स में ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस 1518 के आसपास ही प्लेस करें। जब तक ये लेवल वापस रिकवर नहीं होता, मुझे लग रहा है तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा दबाव रह सकता है। लोअर साइड पे जो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज है वो लगभग अराउंड 1430 के आसपास प्लेस्ड है, तो टारगेट के लिहाज से 1430 को ध्यान में रखें। एंड ऊपर मुझे लग रहा है जब तक 1518 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक एक शॉर्ट बायस कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शिनॉय जोड़ेंगे हमारे साथ। ओके, चलिए अब हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शिनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर सब काफ़ी हद तक कम हुए और क्या यहाँ से बड़ी रैली के लिए तैयार हैं हम, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि हायर लेवल्स पर रिस्क रहेगा? आई थिंक बहुत सारे पड़ाव क्रॉस करने हैं अनुज जी। आई थिंक अगर आप अभी देखें तो आई थिंक पिछला हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है 2 साल से। अर्निंग्स अभी जो इम्पैक्ट आना था इस क्वार्टर में अगर आएगा और जब वो रिकवरी होगी उसका भी हमें अंदाजा शायद नेक्स्ट मंथ के बाद ही होगा जब रिजल्ट्स आने लग जाएंगे और कमेंट्री आएगी। तीसरा, अगर आप देखें इंडिया में भी 2 बड़े IPO आ रहे हैं और US में भी 2 और बड़े IPO आ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी स्प्रेड हो सकता है। और यूजुअली IPOs में या तो मार्केट का टॉप निकल आता है या फिर मार्केट थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उतना लिक्विडिटी आपके जो नए स्टॉक्स में जाते हैं और फिर उस स्टॉक्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेचने लग जाते हैं, तो वो वाला पार्ट भी आई थिंक दैट विल आल्सो इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम। तो आई थिंक मुझे ये नहीं लगता कि सडन यहाँ से बड़ी रैली आएगी, बट इवेंचुअली अर्निंग्स जब आने लग जाएगी वापस, आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, लार्ज कैप्स में अभी टाइम है। तो जब व्हेन दोस अर्निंग्स कम बैक और जब वो अर्निंग्स आएगी जब और उसके साथ जो कमेंट्री होगी उसके हिसाब से आई थिंक वी शुड सी मार्केट्स रिकवर। तो मैं बड़ी उम्मीद तो नहीं रख रहा हूँ, यही उम्मीद है कि यहाँ से और ज्यादा नीचे ना जाए। ये भी सही है ना, उम्मीदें ही ज़्यादा मत रखो, गम नहीं होगा, है ना, गम कम होगा। ऐसे ही कुछ IT का हाल है ना दीपक जी। हम IT को देख देख के ये मन बना चुके हैं आपके यहाँ और हमारे यहाँ जो मंच पे लोग आते हैं उसमें से 80% कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम IT, बट विद इन IT लुक एट द डाइवर्जेंसेस, है ना। आई मीन ओरेकल फाइनेंशियल्स को देखिए, पर्सिस्टेंट को देखिए, आपको फोच को देखिए, आपको भी ये डाइवर्जेंसेस प्रभावित कर रहे हैं क्या?
थोड़े से इन द सेंस कि एक तो हमारे एक फंड में तो है ही नहीं आईटी अभी बिल्कुल, इनफैक्ट वीकनेस में बहुत, उसमें वीकनेस काफी ज्यादा है सेक्टर में टोटली। तो और उस वहाँ कमेंट्री भी अच्छी नहीं है। जब तक कि थोड़ा सा हमें दिखे ना कि थोड़ा डेटा पॉजिटिव हो जाए तब थोड़ा सा आई कैन टेक अ डिफरेंट व्यू। लेकिन जहाँ पे वैल्यू, अगर आप देखें स्ट्रैटेजी में अगर वैल्यू हो तो उस स्ट्रैटेजी में आईटी स्टॉक्स नजर आएंगे, क्योंकि इनमें डेट नहीं है, कैश लेवल्स बहुत हाई हैं और इनकी अर्निंग्स उनके आरओई को सपोर्ट करती हैं अभी तक के लिए। तो अगर उनकी अर्निंग्स कम नहीं हुई यहाँ पे, या फिर अपने वो आगे जाके थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा और ग्रो करें, देन आई थिंक इसमें से कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ अच्छी रिजल्ट्स ला सकते हैं और उनका मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है, जो अपने जो मिड कैप और सेकेंड टियर आईटी कंपनीज के बारे में बात की, वो उनमें आई थिंक थोड़ा सा जोश ये भी है कि वो एक तरह से अग्रेसिव और ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं। तो उसकी वजह से आई थिंक उम्मीदें वहां ज्यादा हैं। वहां भी डेटा अभी उतना आया नहीं है, पर कंपैरेटिवली उनकी अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स। और जैसे अभी कुछ इनमें से कुछ कंपनीज मर्जर्स भी कर रही हैं और एक्विजिशंस भी कर रही हैं, उस वजह से आई थिंक उनका ग्रो होना एटलीस्ट दिखाई दे रहा है कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो दैट वे ग्रोथ विल बी द डिफरेंशिएटर। ग्रोथ से अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज में जो कंपनी ग्रो करेगी वही होगी। मुझे लगता है कि आगे जाके आईटी फिर भी अच्छा कर सकती है, लेकिन जो कंपनीज अच्छी करेंगी वो वही नहीं होंगी जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं आज मार्केट में। लीडरशिप चेंज होगा और जो अडेप्ट करेगा एआई पे और जो अडेप्ट करेगा एक्विजिशंस और ग्रोथ पे, उसी को आई थिंक रिवॉर्ड मिलेगा आगे जाके। ओके, आईटी पर ये व्यू हो गया। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। मेटल स्पेस पर अभी क्या राय है आपकी? आज तो काफ़ी गिरे हैं, इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से गिर रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स स्पेशली गोल्ड और सिल्वर अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेटल्स पर? तो आई थिंक एक तो मेटल्स थोड़े से साइक्लिकल है, तो आपको ट्रेंड देख के आपको अपने पोजीशंस को मतलब मोस्टली देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई गोल्ड की पोजीशन ऑलमोस्ट पक्की चाहिए फॉर अ पोर्शन इन योर पोर्टफोलियो। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता अगर गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए। पर अगर आप टैक्टिकल हो कि आप पोजीशन तब बनाओगे जहां पे ट्रेंड होगा, और जब नहीं वहां जब निकल जाओगे या कम करोगे अपने पोजीशन जब आप जब उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल गया है काफी गोल्ड और सिल्वर में, और थोड़े और मेटल्स में भी। दूसरे मेटल्स में शायद वो रिवाइवल आ सकता है, क्योंकि कैपेक्स होगा या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड होगी उन मेटल्स की, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में रैलीज भी थोड़े 6 महीने से 1 साल तक चलती हैं, और डाउन भी 1 महीने और 2 महीने 6 महीने से 1 साल चल सकती हैं। तो पिछली बार आपको आई थिंक 2011 या 2012 में जब सिल्वर की जो क्रेजी रैली आई थी, उसके बाद सिल्वर $50 या $60 के करीब था, और फिर नीचे जब गिरा 1 साल में $14 तक पहुंच गया था। सो 70% फॉल। तो ये हो सकता है, और अगर आपकी टैक्टिकल पोजीशन है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पोजीशन साइजिंग वैसे ही करी जाए जैसे ट्रेंड आपको अभी बता रहा है, और अभी डाउन ट्रेंड में है। ओके, मीनवाइल मार्केट रखिए एक बार जरा, और मिड कैप इंडेक्स देखिए जरा। मिड कैप इंडेक्स में एक्चुअली काफ़ी बड़ी गिरावट आई है पिछले कुछ मिनटों में, और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब हुआ है। ये मिड कैप इंडेक्स है 0.5% नीचे है अब, और एडवांस डिक्लाइन देखिए गैप बढ़ा है काफ़ी हद तक, 1:2 यहाँ तक का गैप बढ़ा है। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब गिरावट है, सुप्रीम, मुथूट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे कई स्टॉक्स। ये ऑटो स्पेस पर अब आपका क्या भी होगा? ऑटो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हमने डेटा देखा मई का, उस टाइम तक तो नियरली 22% प्लस आया है डिमांड और सेल्स में। अगर आप अंडरलाइन ये देखिए, पैसेंजर व्हीकल्स में सबसे ज्यादा बड़ी इंटरेस्ट है। 2 व्हीलर्स में ईवी का ग्रो होना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि नियरली 10%
sales are now EV in two wheelers. ये बहुत अच्छा है, 6% था एक साल पहले, अब 10% मार्केट शेयर हो गया, विच इज क्वाइट गुड। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा क्योंकि जो सबसे बड़ी थ्री है उनकी जो ईवी पोर्टफोलियो है काफी डिफरेंट है एक कंपैरिजन में। सो इन दैट सम कंपनीज विल डू बेटर हु हैव बेटर ईवी प्लेस। पैसेंजर व्हीकल्स काफी अच्छा कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स में सेल्स कम हो गई है 5% के करीब। सो आई थिंक स्ट्रैटेजी ऑटो में पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर जिसमें ईवी की पोर्टफोलियो अच्छी हो वहां पे इंटरेस्टिंग स्कोप है, लेकिन सीवी और रेगुलर आइस वाली टू व्हीलर्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा दीपक जी, फार्मा ने फ्लाइट टू सेफ्टी के लिहाज से पूरा का पूरा एडवांटेज लिया है ना। कल निफ्टी फार्मा परसों ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। फार्मा में आपका एक्सपोजर कितना है, किन किन स्टॉक्स में, या फिर थोड़ा सा और स्प्रेड कर दे तो हेल्थ केयर में, यानी हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में? सो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, ये सारे वाले हमारे पोर्टफोलियो में ये सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा लाइक सेक्टर एलोकेशन है हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है, आई मीन मोस्टली हमारा डेटा ही कह रहा है कि ये जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है इन कंपैरिजन विद अदर्स। बट जो डिफेंसिव हुआ करता था अभी कभी काफी टाइम से ऑफेंसिव भी है, इन द सेंस इनकी जो स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक मोमेंटम की तरफ भी चली गई हैं। तो एक आई थिंक एक इनका बेनिफिट ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रुपी का बेनिफिट मिला हुआ है, क्योंकि रुपी अभी भी 8% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले में। और दूसरा, अगर आप देखें रिसर्च और डेवलपमेंट में, इन लोगों ने इनमें काफी रिसर्च और डेवलपमेंट है, और काफी जो ऑफ पेटेंट ड्रग्स गई हैं उनमें भी उनका जो प्रेजेंस है वो ज्यादा होते जा रहा है। जो जैसे इंडिया में GLP-1 हुआ या यूएस में कोई और ऐसे ड्रग्स हुए, तो उसमें भी आई थिंक इनकी एंट्री इंडिया से इंडियन कंपनीज की काफी अच्छी है। तो इस वजह से शायद फार्मा चल गया है। बट आई थिंक हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी FDA के इंस्पेक्शंस अभी स्टार्ट ज्यादा जोर से नहीं हुए हैं, अभी होंगे इस साल के एंड तक। तो वो एक रिस्क फैक्टर है, जरूर ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। ओके दीपक जी, कुछ फेर बदल किया है आपने, कुछ नया ताज़ा आपने, मतलब कैपिटल माइंड का कोई नया व्यू बना हो, जिस तरीके से क्रूड नीचे आया हो, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ, आई थिंक व्यू यही है कि हमारे जो हमने जो मॉडल्स बनाए उनमें यूजुअली कैश एलोकेशन का एक पोजीशन होता है। तो कैश हमारा सबसे ज्यादा था मार्च में, उसके बाद से कम होते जा रहा है, और अब कैश एलोकेशन उसकी रिलेटिवली सबसे कम है। ये है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा लग रही हैं। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फार्मा में सबसे ज्यादा है, मिड कैप, थोड़े से मिड कैप बैंक्स में अच्छी हैं, इंडस्ट्रियल्स और पावर इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा मतलब हमें प्रभाव दिख रहा है जो मार्केट करंटली है उस इसमें चेंज में। और जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स में और क्रूड ऑयल में, उसकी वजह से आई थिंक काफी जो स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा किया था जैसे मेटल वाले पैक थे, उनके जो ट्रेंड्स चेंज हुए उसकी वजह से पोजीशंस उनकी कम करनी चाहिए। वो नेचुरल है कि जब आप मेटल्स में अगर आप कमोडिटी के प्राइसेस कम हो जाएं तो मेटल स्टॉक्स उतना अच्छा नहीं करती है थोड़े लैग के बाद। तो आपको भी अपने पोजीशंस को उसी हिसाब से टैक्टिकली आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो बाकी इंडस्ट्रियल जैसे स्टॉक्स हैं जो इससे बेनिफिट करती हैं, जो एल्यूमिनियम को यूज करती हैं या फिर जो कॉपर को यूज करती हैं, उनमें ज्यादा आई थिंक मीडियम टर्म में एटलीस्ट प्रभाव ज्यादा है उसका, पॉजिटिव प्रभाव इन दैट सेंस। तो एक वही होगा कि वो चेंज हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अभी इतना ज्यादा कुछ चेंज हुआ है कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम सब मतलब एवरीथिंग इज ओके। आई थिंक रिजल्ट्स आ जाए जून क्वार्टर के, हमें पता चलेगा डैमेज कितना हुआ है इस महीने, इस क्वार्टर में, और उसके बाद कमेंट्री से हमें पता लगेगा। मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा ज्यादा रेजिलिएंट है, लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ा उतना अच्छा मुझे आगे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लार्ज कैप्स में IT कंपनीज और कुछ कमोडिटी कंपनीज ज्यादा फोकस्ड हैं, तो उनमें आई थिंक इम्पैक्ट अभी इस क्वार्टर का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन।
फिर दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी इस लॉन्ग वीकेंड की शुभकामनाएं, बेहतर रहे आपका ये वीकेंड। बाकी बाजार ने कितना कलेजा दिखाया है वो तो जाहिर है स्क्रीन को देखकर, है ना। शुक्रवार की दहशत स्क्रीन पर मौजूद है। मेरे ख्याल से इंटरडे हाई से इट्स डाउन अबाउट 200 पॉइंट्स, है ना। 24,261 हाई था। अनुज, क्या व्यू रहेगा सोमवार के लिए? अच्छा, फ्राइडे की नहीं वीरू, थर्सडे की, क्योंकि आज थर्सडे है, बस वो फीलिंग फ्राइडे वाली है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्लोजिंग क्रूशल होगी, हम बात कर रहे थे, एक्सपायरी का भी प्रेशर रहा यहाँ पर। मेरा मानना ये है कि इस समय मार्केट की सबसे बड़ी दीवार सामने है आपके 24,250 की। आज इंट्राडे में हमने एक व्यू इस पर ये भी रखा था कि अगर 24,250 रिजेक्ट हो तो 24,300 के स्टॉप के साथ इंट्राडे के लिए सेल भी करिएगा, तो वो ट्रेड भी प्ले आउट हुई होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी लॉन्ग वीकेंड है, उससे पहले थोड़ा वीकेंड का मजा लें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी इस तरीके से नीचे आया, न्यूट्रल रहे बेसिकली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ब्रेथ खराब है। कल भी मार्केट की रैली में मार्केट ब्रेथ अच्छी नहीं थी और आज तो रैली में मार्केट ब्रेथ खराब है, तो ऐसे में रैली काफ़ी नैरो होती जा रही है, तो थोड़ा सा रिस्क हो रहा है। मंडे मॉर्निंग को फ्रेश व्यू लेंगे वीरू, क्या हो जाएगा वीकेंड पे मैक्सिमम। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट में रैली हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, 100-150 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, उसके बाद एक ट्रेड हो जाएगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप बिना किसी पोजीशन के घर जाएं। आई थिंक वो इस समय सबसे सेफ स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में? सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर बाइंग आती हुई नजर आई और डीलर्स की तरफ से भी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फोकस में हाई वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक है हुनासा, फॉलो अप बाइंग यहाँ पे जो है वो HNI और फैमिली ऑफिसेस की तरफ से देखने को मिल रही है। स्टॉक यहाँ पर भी फोकस में हाई वॉल्यूम के साथ, इनफैक्ट 5 डे मूविंग एवरेज देखें तो उससे कहीं ऊपर आपको आज के वॉल्यूम्स नजर आएंगे, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। तीसरा स्टॉक बिकवाली की तरफ है, विशाल मेगा मार्ट, डीलर्स की तरफ से यहाँ पर जो है सेल की जो रिकमेंडेशन आती हुई नजर आ रही है। हो सकता है Q1 के जो नंबर्स है वो थोड़े कमजोर साइड पर आते हुए नजर आए, जिसकी वजह से जो है इंडिकेशन जो है वो बिकवाली की तरफ आती हुई नजर आए। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे पॉजिटिव व्यू है, होनासा पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट पे बिकवाली की सलाह डीलर्स की तरफ से। टाटा कंज्यूमर होनासा पर BTST डीलर्स की तरफ से, वहीं विशाल मेगा मार्ट पे STBT। शुक्रिया नुपुर डिटेल्स के लिए। अब चलते हैं हमारे पैनल की तरफ और समझते हैं कि उनका नजरिया क्या है स्टॉक्स को लेकर। BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और शुरुआत अरुण जी आपसे बताइए, फिर मंडे के लिए क्या करेंगे? देखिए शेयर जी, BTST करना चाहेंगे। वेल्सपुन कॉर्पोरेशन, वेल कॉर्प जिसका कोड है, इसमें एक अच्छा ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1452 के आसपास स्टॉक चल रहा है, इसको एज ए BTST लेके चल सकते हैं। 1434 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1492 तक के टारगेट्स वेल्सपुन कॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई ट्रेड अरुण जी की तरफ से वेलकॉप, यहाँ पर आप ट्रेड कैरी कर सकते हैं। गावा सर, मंडे मॉर्निंग के लिए क्या ट्रेड? मंडे मॉर्निंग के लिए वही ट्रेड लेगा जो सुबह मैंने दिया था, कोलपैक। रीजन ये था कि इसमें ज्यादा अब गिरावट नहीं है, अब यहीं से जाना है तो यहीं से ओपन करना है। अगर आज चला गया था तो अच्छा था, नहीं आता तो कल परसों जाएगा। डिफेंसिव बेट है। कोलपेल 1993 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1980 का स्टॉप लगाएंगे, टारगेट वही रहेगा 2020। वेरी सेफ स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। मानस, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, नया आइडिया तो नहीं है, लेकिन टाटा कंज्यूमर में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल दिया था, 1100 वाला कॉल ऑप्शन, वो काफी ऊपर है। अब आप BTST के लिए इसके फ्यूचर में भी खरीदारी करके जा सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1114 1114 के रहेंगे और टारगेट 1165 1165 के रहेंगे। अमित जी, आप क्या चुन रहे हैं मंडे के लिए? शेयर जी मैं भी डिफेंसिव के साथ जाऊंगा। मैरिको अच्छे से होल्ड कर रहा है 10-20 डे में, तो 826 का प्राइस है, 815 का स्टॉप लॉस रहेगा और 845 के टारगेट रहेंगे। सोमेल, आपकी ट्रेड क्या रहेगी मंडे के लिए? मेरी ट्रेड रहेगी क्यूमिंस इंडिया, और क्यूमिंस इंडिया में कुछ समय से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ गिरावट भी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स पे सपोर्ट लिया है और एक पॉजिटिव मोमेंटम है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस रखेंगे 5500 के आसपास, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 6000।
चलिए 5500 के स्टॉप लॉस रहेंगे और कमेंस इंडिया इस पर आप चाहें तो BTST कर सकते हैं। वीरू के पास चलते हैं और मार्केट ब्रेथ की बात करें इससे पहले क्यों ना वीरू के लिए एक बर्थडे केक काटा जाए। वीरू, केक आपके सामने होगा और टीम की तरफ से वीरेन को एक बार फिर से हैप्पी वाला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और एक केक कट हो जाए वीरू और उसके बाद ऑब्वियसली खैर एक पीस आप हमें पार्सल कर दीजिएगा। हाँ, माचिस इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, तो बारिश नहीं चाहता मैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये मोमबत्ती ऐसी लगी रहेंगी। हाँ, लेकिन थैंक्स अनुज, थैंक्स श्रेया और थैंक्स एंटायर टीम फॉर दिस केक। शुक्रिया। और दफ्तर में भी अपना जन्मदिन मनाने का अलग ही मज़ा होता है ना, तो इसीलिए थैंक्स टू एंटायर टीम एंड थैंक्स टू पीपल फॉर देयर विशेस। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। फर्स्ट टू यू, देन श्रेया आपके लिए और तीसरा मेरे लिए। मैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा देती सर आपके लिए, बट मैं बहुत बेसुरी हूँ तो मैं नहीं गाना चाहूंगी लेकिन हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलिए वीरू, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और एक अब क्योंकि सेलिब्रेशन हो गई तो अब वापस काम हो जाए। मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज की? थोड़ी तो वीक रही होगी आज, है ना? मार्केट ब्रेथ टुवर्ड्स क्लोज अनुज बेहद खराब हो गई, इसको स्वीकारना पड़ेगा। जैसे कि आप शुरू में कहते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप वो ब्रेथ को खराब कर रहे थे, आप देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है मिड सेशन तक और टुवर्ड्स क्लोज 95 लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी इस लॉन्ग वीकेंड से पहले अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी दिखाई दी। वो बाजार में था, अपने रिस्क को बाजार ने रिड्यूस किया। लेके आइए स्क्रीन पर जरा करके स्लाइड्स। लॉन्ग कहाँ पे था? लॉन्ग थे 31 और इसमें सबसे ऊपर था इंटीग्रेशन, मारुति, M&M, TVS मोटर्स, यूनो मिंडा। पूरा अगर आप देखें तो क्रूड का एडवांटेज और मेटल्स के स्लाइड का एडवांटेज इंडिगो और ये क्या कहते हैं आपका ऑटो ने लिया। समाधान में शॉर्ट कवरिंग OFSS, ये कुछ अलग ही कैटेगरी का स्टॉक रहा। अशोक लेलैंड, मैक्स हेल्थ केयर अच्छा रिवर्सल दिया मेरे ख्याल से 3 महीने के हाइस पे। SBI कार्ड्स अगेन रिवर्सल ट्रेड। बंधन आज सुबह से ही एक कोलैप्सिंग मोड में था। हिंदुस्तान जिंक, डिलीवरी, मैक्स फाइनेंशियल्स, ONGC इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था। और थर्ड स्लाइड में आएगा आपके वो काउंटर्स जहां पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। मेटल्स में नाल्को, बाकी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के इंडस्ट्रीज, एस्टेल, मुथूट फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में कोलैप्स रहा। एक बार रखिएगा जरा प्लीज, KEI इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जो कि वायर और केबल सेगमेंट में सबसे शानदार प्राइस परफॉर्मेंस देखे गया था, बट इस बार इसका भी क्रैक, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वाकई डिफरेंट है। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पे? -5260 बड़े एवरेजेस का टूटना यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, संकेत दे रहा है आपको? तो देखिए वीकली चार्ट भी खराब हुए हैं। अगर आप देखें तो अब आपको लोअर टॉप, लोअर बॉटम इंटरडे चार्ट पे दिखेंगे, डेली चार्ट्स पे दिखेंगे और 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। वीकली पे भी बेरिश पैटर्न बना है। मेरा समझना है कि स्टॉक 5100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। कभी कोई उछाल मिले तो आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है, खरीदारी करनी है 5475 के ऊपर। ओके, मीनवाइल एक बार पेटीएम का चार्ट लेकर आइए जरा। पिछले कुछ मिनटों में पेटीएम में अच्छा मूव आया आज, और पेटीएम देखिए जरा, काफ़ी डाउन ट्रेंड में है वैसे ये स्टॉक, एक लगातार वन वे डाउन ट्रेंड में, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी आई है यहाँ पर। अभी भी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज पर ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। गाबा सर ने कॉल भी दिया था पेटीएम पर। गाबा सर एक बार रिविजिट करते हैं कॉल को। 1140 का आपका टारगेट था, इसको कैरी करें वीकेंड के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, और आप टारगेट एनहांस भी कर सकते हैं पेटीएम का, 1150 भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। जो सेटअप है, जो उसकी चाल है, उसके हिसाब से लगता है मैटर ऑफ टाइम पार कर लेगा। तो 1150 पॉसिबल है, यस। पेटीएम में अच्छा मूव, डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। खराब मार्केट में भी, क्योंकि अब जाते जाते थोड़ा मार्केट खराब हो गया इसीलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छी मूव्स हैं। आज सीजी पार का जिक्र नहीं हुआ आज के सेशन में, एक बार सीजी पार रखिएगा स्क्रीन पर। ये पूरा स्पेस रहा है फोकस में, और 2.5% ऊपर क्लोज होने की तैयारी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ 942 के लेवल पर, और 1 महीने में 8%, 6 महीने का चार्ट रखेगा एक बार सीजी पार का। 43% से ज़्यादा के रिटर्न्स 6 महीने में सीजी पार में मिले हैं। शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है। तो अमित जी, सीजी पार जिन्होंने ये 6 महीने वाली रैली मिस की, वो क्या करें 942 के लेवल पर? क्या फ्रेश बाइंग की सलाह होगी इन लेवल्स पर, ये थोड़ा वेट किया जाए? और जो प्रॉफिट में है उनको क्या सलाह? जी शेयर यहाँ पे अच्छी
अच्छी खासी रैली आ गई है, ये ट्रेंड में वीकनेस नहीं है। बार बार ये स्टॉक 20 डेमा से रीगेन कर रहा है, तो फ्रेश तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 923। ओके, सीजी पावर 942 पे आप अगर आप देखें व्यू यहाँ पर हम बस कुछ अंतिम क्षणों में हैं और मैं एक दो स्टॉक्स दिख रहा था आईटी से और इन्फोसिस मेरे स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से जिन जिन काउंटर्स के पुट्स डे हाइपर ट्रेड कर रही हैं उसमें से इन्फोसिस 1587 कल थोड़ा बहुत रिवर्सल था, लेकिन लार्ज कैप आईटी का हाल मोर और लेस वही है। हाँ, मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्मेंस है, बट इट्स लार्ज कैप आईटी जो आज भी सफ़र कर रहा है 1039। अब मैंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट का जिक्र कुछ देर पहले किया था, ये डे लो पे क्लोज हो रहा है। एस्ट्रल को देखिए आइए स्क्रीन पर, एस्ट्रल का ये क्लोज 1488 की तरफ आता हुआ और ये मल्टी मंथ लो है 19 मार्च के बाद अब तक का सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हो रहा है। और अभी कुछ देर पहले हमने क्योंकि पॉलीकैब की बात भी की थी, पॉलीकैब ने अप्रैल मई जून में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी, बट इसने रत्ती भर प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दी, इन्वर्स रहा ये। अब शामिल आपका टेक क्या रहेगा? आई मीन एस्ट्रल को आप कैसे अप्रोच करेंगे? डे लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ और रेंज लो की तरफ प्रोसीड करता हुआ। एक वो होता है ना टेक्टिकल प्ले का, जनाब एक ही स्पेस के दो स्टॉक्स एक डिफरेंशियल को प्ले करो, वैसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर एस्ट्रल में। Yeah, totally. वीरू, एस्ट्रल में मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वाज वेरी बुलिश। मैं बुलिश था ये स्टॉक पे क्योंकि बहुत समय से ये कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि ये 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट द केस। एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ अब टूट गया है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन। आज का शार्प जो डिक्लाइन है वो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में सेल सिग्नल है फ्रॉम द जीरो लाइन और दैट मींस कि पूरा मोमेंटम इंडिकेटर्स का नीचे का साइकिल कंप्लीट होना बाकी है। दैट मींस कि जो प्रीवियस स्विंग लोज है वो रिटेस्ट हो सकते हैं, दैट इज 1430। दैट विल बी माय टारगेट इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बड़ा क्रैक हो सकता है एंड इट कैन गो डाउन टिल 1330 एज वेल। ओके, ठीक है। मीनवाइल आज ब्रॉडर मार्केट काफ़ी ख़राब रहा एक्चुअली, और एक बार वीरू ने बात की थी इन्फोसिस की, इनफैक्ट निफ्टी आईटी रखिएगा एक बार ज़रा, और पिछले 1 घंटे में निफ्टी आईटी में काफ़ी गिरावट आई है। परसिस्टेंट सिस्टम लेकर आइए ज़रा, परसिस्टेंट सिस्टम भी करीब करीब डे लो पर है। टेक महिंद्रा यहाँ पर भी गिरावट है, इवन कोफोज में प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल से, वो भी नीचे आया। तो इवन जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स थे वहाँ पर भी हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है क्लियरली। तो एक थोड़ी सी एक सेंस है यहाँ पर वीकनेस की। नैल्को, हिंदुस्तान जिंक दोनों डे लो पर बंद हो रहे हैं, और यहाँ पर आज सुबह हमारा एक नेगेटिव व्यू भी था। दोनों में अगर आप देखें तो इंट्राडे में शॉर्ट में अच्छे खासे मूव बने होंगे, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान जिंक में इस समय अगर आप देखें ये अरुण जी, हिंदुस्तान जिंक नॉर्मली ये इस तरीके के ट्रेडिंग मूव्स देता है। अब क्या टारगेट होंगे यहाँ पर या क्या मूव्स होंगे यहाँ पर? जी सर, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, और जिस हिसाब से सिल्वर के प्राइसेस गिर रहे हैं, स्टॉक में भी जो रिसेंट लोज बने थे 495 से 480 के आसपास, मुझे लग रहा है 495 490 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो अभी खरीदने की सलाह नहीं है, एक बेस फॉर्मेशन का संकेत मिलने देना चाहिए। मुझे लग रहा है 500 के नीचे स्टॉक जा सकता है, 490 500 वहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक फिसल सकता है। हिंद जिंक, जिस तरीके से चांदी में बड़ी गिरावट आई है, हिंद जिंक हमने बिग स्टॉक्स में इसका जिक्र किया था, रेड में लिया गया था, नेगेटिव लिया गया था, और डेज लो पर 4.5% नीचे बंद होने की तैयारी। यहाँ पर मार्केट खराब हुआ जाते जाते निफ्टी बैंक में हमने गिरावट देखी। पीएसयू बैंकिंग स्पेस रखेगा एक बार स्क्रीन पर, वो फ्लैट हुआ, लेकिन एसबीआई अभी भी अगर आप देखें तो 1% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला, 2% इंटरडे में हमने देखा था इसमें तेजी थी, लेकिन बुलिश रिपोर्ट से ये 1% ऊपर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एसबीआई पर ये व्यू हो गया। मेटल और पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस आज थोड़ा पेन में था, लेकिन जिस तरीके से एसबीआई ने परफॉर्म किया है और इस पर चर्चा हुई है, एक बार एसबीआई पर चार्ट चेक लेना चाहूंगी। और मानस जी, एसबीआई का चार्ट आप देख लीजिए, 1% ऊपर क्या राय बन रही है 1045 के लेवल पर? अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो क्या इन लेवल्स पर करे? जिनके पास ऑलरेडी है उनको क्या सलाह?
तो देखिए, जिनके पास ऑलरेडी है वो बिल्कुल बने रहे हैं। यहाँ पर आज केवल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। ध्यान रखिए, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वीकली में भी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक टारगेट है 1080 का, तो वो टारगेट के लिए आप बने रहिए। स्टॉप लॉस को 1029 कर लें, और अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो इस करेक्शन पे फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1029 का ही फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, और एक स्टॉक और जो अगर आपके पोर्टफोलियो में या फिर अगर आपके पास है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो उसकी प्लेसमेंट पर नज़र रखिएगा। दैट्स पीआई इंडस्ट्रीज़। याद रखिएगा, पीआई इंडस्ट्रीज़ का एक क्लोज जो आ रहा है 2684, यस, ये है क्लोज इसका लगभग मई 2022 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। अमित जी, आपका टेक है? आई मीन इस पे तो मैंने बहुत दिनों बाद गौर फरमाया है पीआई इंडस्ट्रीज पर, और इस स्पेस के कितने काउंटर्स ने पुल बैक दिया, डेड कैट बाउंस ही दिया, बट यहाँ एक रत्ती भर का पुल बैक नहीं। यहाँ पे मतलब डायरेक्शन क्या लग रही है? आई मीन ये जो फरवरी 8 के और 22 के जो स्विंग लो हैं 2392, 2420, वो खुल रहे हैं क्या यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, एक्सट्रीम वीकनेस है। अगर आप चार्ट देखें तो वेलनेस काफी वीक है। कोई भी पुल बैक में ये चार्ट इज नॉट डूइंग वेल। 20 और 50 डेमा पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जिस हिसाब से स्विंग लो ये ब्रेक कर रहा है, मुझे लगता है 2600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 2700 का रखिए। चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज ये एक और ट्रेड हो गई यहाँ पर। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ पर थोड़े से पिछले कुछ मिनटों में मूव आए हैं, और ख़ास तौर से अगर आप कैश मार्केट के मूव्स देखेंगे, एक बार मीशो रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। मीशो में उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद अच्छा मूव आया था, लेकिन आज थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी पिछले कुछ मिनटों में। खास तौर से जी एंटरटेनमेंट एक और स्टॉक है जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा एक थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, लेकिन आज की स्ट्रॉन्ग पॉकेट एक बार वापस रखिएगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड, ये दोनों स्टॉक सीवी स्पेस से, और टीएमसीवी पर तो कल भी हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था कि अगर आप टाटा मोटर्स के दोनों स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा स्ट्रांग है, और बजाय कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के। तकलीफ ये है कि सीवी एफएनओ में नहीं है, एफएनओ में पीवी है लेकिन सीवी नहीं है। मगर एक पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक इस शो में, और ये अरुण जी आप देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सीवी। देखिए अनुसार एक्सेलेंट चार्ट है, 432 के आसपास चल रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। इनफैक्ट ब्रेकआउट कल ही कंफर्म हो गया था, पर आज एक फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव है। 420 का एक स्टॉप लॉस जरूर स्टॉक में रखना चाहिए। 420 के ऊपर जब तक है, ये मुझे लग रहा है 448 से 450 तक के लेवल आ सकते हैं, तो काफी अच्छा चार्ट है। फ्लैग पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो फॉलोअप मूव मंडे के सेशन में जरूर देखने को मिल सकता है। जी चलिए, अब एक काम करते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। वाकई फ्राइडे शट होने का मार्केट का, ग्लोबल मार्केट से डिटैच होने का इम्पैक्ट हमको नज़र आया, और बाजार ने रिस्क अच्छा खासा अपना एडजस्ट किया। एंड 24053 ऑलमोस्ट वर्थ स्टेट। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोज। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम मार्केट की क्लोज की तरफ। और निफ्टी करीब करीब 30 पॉइंट ऊपर था, बैंक निफ्टी करीब करीब 65 पॉइंट ऊपर था। आईटी में आज थोड़ी सी गिरावट आई टुवर्ड्स द एंड, खास तौर से करीब करीब 1% इंडेक्स नीचे था। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आई, एक्चुअली दोनों इंडेक्स करीब करीब आधे % ऊपर रहे, नीचे रहे सॉरी। और एडवांस डिक्लाइन ख़राब था 1:2 का, 1068 और 2038 ये था आज का एडवांस डिक्लाइन आंकड़ा। सेक्टोरल गेनर्स में आते हैं, सबसे ऊपर ऑटोस, फराटा रफ्तार। आज एक्चुअली ऑटोज इकलौता सेक्टर था जिसमें अच्छी बढ़त थी। इसके अलावा एफएमसीजी, रियल्टी, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक चले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लूजर्स में क्या था, आईटी आया टुवर्ड्स द एंड निफ्टी इंडेक्स लूजर्स में। मेटल्स ऑब्वियसली आज का सबसे बड़ा लूजर था। ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी गिरावट आई। डिफेंस आज थोड़ा सा नीचे था। एनर्जी में आज हल्की सी गिरावट आई, और कैपिटल गुड्स इंडेक्स, आईटी और ऑयल एंड गैस और मेटल्स एक्चुअली पूरा का पूरा जो ग्लोबल बास्केट थी वहाँ थोड़ी सी गिरावट थी। अब आते हैं निफ्टी गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आपको दिखेगा इंटरग्लोब एविएशन, तो 5% के करीब, M&M 4% के करीब ऊपर, मारुति तो ऑटोज़ और एविएशन ज़बरदस्त मूव, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर भी रैली थी। गिरने वाले स्टॉक्स में ONGC, हिंडाल्को, बेसिकली कमोडिटीज़, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, और पिछले 3-4 दिनों से भारती में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आज यहाँ पर भी 1.5% के करीब की गिरावट थी। फिर
बिल्कुल। तो जाते जाते अगर आप देखें थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये हफ्ता तो ठीक ठाक ही रहा बाजार के लिए, और उम्मीद करते हैं जब सोमवार को हम फिर मिलेंगे तो तेजी के गुल फिर खिलेंगे। बेहद शानदार रहे आपका शुक्रवार, गुरुवार, इतवार। इन्हीं उम्मीदों के साथ करते हैं नमस्कार। सोमवार को ये पैनल आपसे फिर करेगा मुलाकात मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस लॉन्ग वीकेंड।